हाथ खड़ा कर दे कोई रह गया तो बस टाइम बताया था ना, आप क्या करें। चलो 118 पार्ट बी, वो पहले वाला दिया है वो लेक्चर अपलोड होने के लिए, अपलोड करवा दो उन्हें को, और उस अब्दुल्ला से कह के ग्रुप में लिंक भी शेयर करवा दो जब अपलोड हो जाए, मंगवा के ना जल्दी भिजवा दो ग्रुप में। ओके चैप्टर 15 बेस्ट जजमेंट निकालें। अच्छा जी, बेस्ट जजमेंट की हमने टाइम लिमिट पढ़ी थी 5 साल 6 साल। बेस्ट जजमेंट कितने अरसे में हो सकती है? 6 साल के अंदर। अच्छा 6 साल में, पेज 390 पे देख लो ना, 6 साल में, यानी हमारा ईयर एंड 30 जून 15 है, तो बेस्ट जजमेंट कितने अरसे में हो सकती है? 6 साल में। अच्छा एक स्पेसिफिक सिनेरियो है अगले सफ़े पे, उसका एक सवाल लिख लें, पेज 391 के टॉप पे आके ये सवाल लिख लें। ये छोड़ें, अब टाइम नहीं है, मैं वो सवाल को अपलोड कर दूंगा, पेज नंबर 4 पे आज के नोट्स के ना अपलोड कर देंगे। ओके हमने ये कहा था कि बेस्ट जजमेंट मुख्तलिफ सूरतों में हो सकती है। मिसाल के तौर पे इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर आपने अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाई और हमने आपको नोटिस दिया कि 30 दिन में जमा करवा दो, फिर भी आपने जमा नहीं करवाई, तो आपकी बेस्ट जजमेंट हो सकती है। फिर दूसरा हमने ये पढ़ा था आपने वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, तो भी आपकी बेस्ट जजमेंट हो सकती है। तीसरा हमने पढ़ा था कि आपने जो है वो ऑडिट के दौरान रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया, फिर भी आपकी बेस्ट जजमेंट हो सकती है। फिर चौथा हमने ये पढ़ा था कि नॉन रेजिडेंट शिप ओनर है, फिर भी आपकी बेस्ट जजमेंट हो सकती है। एक स्पेसिफिक सरकमस्टांस है, वो बड़ा डिफरेंट सा है, वो ये है कि आपको कहा गया कि आप अपनी रिटर्न जमा करवाओ 10 साल पुरानी वाली कोई भी, ये उस बंदे से मांगी जाती है जिसने मुसलसल 5 साल जमा नहीं करवाई, तो उससे कहा जाता है कि पिछले 10 साल में से 7वें 8वें 9वें साल 10वें साल की भी ले आओ। अगर किसी बंदे को मिसाल के तौर पे हम ये कहें कि पिछले 10 साल में से किसी एक साल की रिटर्न ले आओ, और वो उस रिटर्न के और वो मान जाए और 30 दिनों में वो ले भी आए रिटर्न, लेकिन मिसाल के तौर पे उस रिटर्न के साथ वेल्थ स्टेटमेंट लाना भूल जाए, तो अब उसकी बेस्ट जजमेंट करनी पड़ेगी दोबारा। वो करने के लिए उसने एक सवाल बनाया, लेट्स से कमिश्नर इशूज अ नोटिस इन 2024 होता है ना, 1 जुलाई 23 से 30 जून 24 से, नोटिस रिलेट्स टू 2015 विच इज विद इन द लास्ट 10 कंप्लीटेड टैक्स ईयर्स। तो कमिश्नर ने 2024 के अंदर आपको जो है वो नोटिस भेजा है, इशूज अ नोटिस इन 2024, द नोटिस रिलेट्स टू 2015 विच इज विद इन द लास्ट 10 ईयर्स। अब आपको भी चाहिए चाय? नहीं, ठीक है। अच्छा जब कभी ये 10 साल वाली बात आ जाए ना, तो फिर आपने बेस्ट जजमेंट करनी है 2 साल के अंदर, 6 सालों के अंदर नहीं, 2 साल के अंदर। द कमिश्नर मस्ट नाउ इशू द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बाय जून 30-26, डेट इज विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ टैक्स ईयर 2024। पहले जरा एक दफा पढ़ लें, अगर 10 साल वाली लाइन पेपर में ना लिखी हो तो फिर 6 साल की लिमिट है, और अगर 10 साल वाली लाइन कहीं लिख दे तो फिर 6 साल की बजाय कितने की लिमिट है? 2 साल की। Where notice for furnishing return of income is issued for one or more of the last 10 years, तो best judgment assessment order shall be issued within
2 years, लेकिन ये 2 years ओरिजिनल रिटर्न से नहीं गिनना शुरू करने जिस साल की बात हो रही है, ये 2 years गिनना कहीं और से शुरू करने हैं, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच नोटिस फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज इशूड। अच्छा, अब पेपर के अंदर जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि बाय व्हेन ही कैन मेक बेस्ट जजमेंट। अच्छा, आप सादा सी बात सुन लें, ये कोई इतना टेस्ट होने का चांस नहीं है। आम हालात में बेस्ट जजमेंट 6 सालों में हो सकती है, लेकिन अगर कभी पेपर में बात आ गई कि पिछले 10 साल पकड़ने लगे हैं तो फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कितने अरसे में करनी है? 2 साल। लेकिन ये 2 साल ओरिजिनल रिटर्न से नहीं गिनना, ये आप पढ़ें। लेट्स से कमिश्नर इश्यूज अ नोटिस इन 24, द नोटिस रिलेट टू 2000 which is within last, by when he can make best judgment assessment, the commissioner must now issue the best judgment assessment। आप बताएं कि किस साल इसने नोटिस इशू किया है। इशूज अ नोटिस इन टैक्स ईयर 2024 ऑन 22 मई 2024। आप बताएं 2 साल कहां से गिनना शुरू करने हैं? 2015 के एंड से 6 साल नहीं गिनने, ये रूल मैं समझाना चाह रहा हूं। 2015 के एंड से 6 साल नहीं गिनने, क्योंकि ये खास सिनेरियो है। इसमें 2015 के एंड से 6 साल गिनने शुरू करने हैं, या जब नोटिस आया उसके एंड से 2 साल गिनने हैं? अच्छा, अब रूल क्या बन गया? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आम हालात में कितने अरसे में हो सकती है? 6 सालों में। इनमें से कोई भी सिनेरियो है, बेस्ट जजमेंट कितने सालों में हो सकती है? जिस साल की थी उसके 6 साल के अंदर। लेकिन अगर आपने किसी को 114 के 4 का नोटिस भेजा कि तुम पिछले 10 सालों में से कोई रिटर्न लाओ, फिर बेस्ट जजमेंट 6 सालों में होनी है या नोटिस के एंड से 2 सालों में? बस ये बात अगर याद रह जाए तो ये है जी। आम हालात में बताएं बेस्ट जजमेंट कितने अरसे में होनी है? 6 साल में। खास हालात पढ़ें। फर्दर वेयर notice for furnishing of is issued for one or more of the last 10 years, then best judgment assessment order shall be issued within from the end of the year in which notice for furnishing of returns। तो नीचे लिख लें, तस्वीर खींचो। लेक्चर 118 पेज 4 पे इसकी एग्जांपल दी होगी। पेज 4 हम अटैच कर देंगे जी। आम हालात में बेस्ट जजमेंट 6 साल में, लेकिन अगर पिछले 10 सालों को हिट मारा है तो 2 साल नहीं, 2 साल कहां से? ओरिजिनल ईयर से गिनने शुरू करने हैं, या 2 साल जिस साल नोटिस हुआ उसके एंड से? नोटिस इशू हुआ उसके एंड से। चलें आगे। ओके, क्लियर? अच्छा जी, ये मुझे बताएं ATIR का जो सेक्शन 131 का 5 है, लास्ट 2 लाइंस, ये हमारी रहती थी पेज 401 पे, ये जरा निकालें। किधर है जी? एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, ये पेज 399, पेज 401 वाली रहती है। पहले मुझे सेक्शन 132 पढ़ के बताएं। ये वाली रहती हैं 2 लाइनें। पहले मुझे सेक्शन 132 पढ़ के बताएं कि ATIR के जज ने फैसला कितने अरसे में सुनाना होता है। पहली लाइन पढ़ के बताएं सेक्शन 132 में। पहले जरा रिवाइज कर लें। ATIR के जज ने कितने अरसे में फैसला सुनाना होता है? 90 डेज में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने अपील जमा करवा दी है तो कमिश्नर कहता रहेगा पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, कमिश्नर कहता रहेगा पैसे दो। लेकिन अगर आप एक एप्लीकेशन दे दें तो ATIR आपको एग्जैक्ट 90 दिन की छूट दे देगा, क्योंकि उसने 90 दिन में क्या सुनाने? फैसला सुनाने।
अब एक लॉ में रिलैक्सेशन है, वो ये है कि अगर 90 दिन में उसने फैसला ही ना सुनाया तो छूट फिर 90 दिन की नहीं है, फिर छूट भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी। ये बात छुड़वाई हुई थी। Where appeal is not decided within statutory period by appellate tribunal, किसने गड़बड़ की? Where appeal is not decided within statutory limit, where appeal is not decided within statutory limit, statutory limit क्या है? 90 days। और ये statutory period लिखा कहां हुआ है? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है नीचे थोड़ा सा करके लिखा हुआ है। जब वो 90 दिनों में फैसला ना सुनाए, the stay order shall not cease till finalization of appeal by, जब तक एपीलेट ट्रिब्यूनल फैसला ना सुना दे, स्टे ऑर्डर शेल नॉट सीज। शेल नॉट सीज की जगह हम लिख सकते हैं ना, स्टे ऑर्डर शेल रिमेन देयर। स्टे ऑर्डर शेल रिमेन देयर, शेल रिमेन एप्लीकेबल, शेल बी एप्लीकेबल, ताकि आपको जरा बात याद रहे। तो स्टे ऑर्डर एप्लीकेबल ही रहेगा। अब सादा सी बात, 90 दिन के अंदर किसने फैसला सुनाना होता है? ATIR ने। और छूट भी कितने दिन की देते हैं? 90 दिन की। लेकिन अगर 90 दिन में फैसला ना सुनाए तो फिर छूट भी 90 दिन से एक्सटेंड हो जाएगी। Where appeal is not decided within 90 days, the stay order shall be applicable. कब तक बताए ना? कब तक? जब तक ATIR का फैसला ना आ जाए। भाई ये हाइब्रिड में पहली रो वाले बच्चे से पूछ के आओ कि पक्की चल रहे हैं, इसी की जरूरत है या क्या वजह है? चलो छोड़ो। अच्छा, समरी ऑफ अपील्स में तो कोई मसला नहीं था। समरी ऑफ अपील्स मैंने आपको कहा था देख लीजिएगा, हेडिंग्स पढ़ें, देखें पेज 407। इसको आप 30 दिनों में अपील कर सकते हैं, इसको 30 दिनों में, और इसको 60 दिनों में। लेकिन ये लिख के आइएगा 30 दिनों में इसका फैसला आने के बाद। पूरी बात लिख के आइएगा जो लॉ में लिखी हुई है। नहीं, इस तरह नहीं है। वैसे ही मैं कह रहा हूं, यानी एपीलेट ट्रिब्यूनल को 30 दिनों में अपील कर सकते हैं, किसके फैसले के बाद? कमिश्नर अपील के बाद। हाई कोर्ट को 60 दिनों में अपील कर सकते हैं, किसके फैसले के बाद? और अपील जमा करवाने के लिए कुछ फीस भी हैं, वो इन सेक्शंस में लिखी हुई हैं। एपलेट ऑर्डर कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसल, इसको कहा था हमने एपलेट ऑर्डर। एपलेट ऑर्डर कोर्ट का फैसला, कोर्ट का फैसला। लिमिटेशन पीरियड फॉर डिसीजन, इन्होंने अपील का फैसला सुनाने 120 दिनों में, इन्होंने अपील का फैसला सुनाने 90 दिन में, लेकिन छूट मिल सकती है 90 दिन की। इन्होंने अपील का फैसला सुनाने 6 महीने। और स्टे ऑफ टैक्स, ये 30 दिन की छूट दे देगा टैक्स ना दो, ये 90 दिन की छूट दे देगा टैक्स ना दो, ये 6 महीने की छूट दे देगा टैक्स ना दो। कोई इसमें मसला तो नहीं था? हमने कब अपील करनी है? बोले 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 ना, हमने कब अपील करनी है? अपील करने का तरीका, अपील करते हुए फीस। उन्होंने क्या फैसला सुनाना है? एपलेट ऑर्डर। और अगर ADRC है तो कमेटी ऑर्डर। उन्होंने क्या फैसला सुनाना है, उन्होंने कितने अरसे में फैसला सुनाना है, और टैक्स जमा करवाना हमने है या नहीं। इसमें कोई गलती गुलती तो नहीं थी? देख ली थी आप लोगों ने? वो बोले सही था सारा। चले, अच्छा ये अभी मैं पास्ट पेपर हैं 2-3, ये बाद में करवाता हूं। ये जरा निकालें सेल्फ मेड क्वेश्चन ऑफ डेट्स ऑन पेज 3 ऑफ दीज नोट्स। मिस्टर एक रेजिडेंट टैक्स पेयर है, उसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम और वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाई है 2025 की 25 सितंबर 25 तक। सही जमा करा दिया ना? आखिरी तारीख क्या थी रिटर्न जमा करवाने की? 30 सितंबर। और अगर 30 सितंबर तक जमा नहीं करवा सकता तो फिर 30 सितंबर से पहले पहले जाके एप्लीकेशन देगा कि मुझे 30 दिनों की छूट दे दो। Subsequently, a legal dispute arise relating to title of his declared property.
was adjudicated, यानी कोर्ट में चल पड़ा केस, एंड अ जजमेंट वाज फाइनली इशूड बाय सिविल कोर्ट ऑन 25 मार्च 34। ये फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा ये मैंने क्यों लाइन डाल लिया, इसको छोड़ें। In the light of income tax ordinance, please determine the time limits and validity periods for following actions, यानी time limits for following actions, time limits बतानी है आपने। अच्छा जी, हमारा साल कौन सा है 2025, उसकी रिटर्न कब जमा करवाई है 25 सितंबर 25 को। ये डेट्स में से आपको आधी याद नहीं आनी क्योंकि चैप्टर रिवाइज नहीं किया हुआ, लेकिन कम से कम एक बिगर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। अप टू व्हाट डेट कैन कमिश्नर मेक ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट, कब तक ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट कर सकता है। अप टू डेट पूछा उसने, डेट पूछा उसने, डेट कब तक वो ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट्स कर सकता है। हमने पढ़ा था ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं within 6 months of filing of return, from the due date of filing नहीं, within 6 months of filing of return। ऑनलाइन बच्चे वैसे जवाब लिख लें, 25 सितंबर 25 से गिनना शुरू करें, 25 सितंबर से 25 अक्टूबर 25 नवंबर 25 दिसंबर, इसमें दिन नहीं गिनने महीने गिनने हैं, 25 दिसंबर 25 जनवरी 25 फरवरी 25 मार्च, 25 मार्च 26 तक आप ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट कर सकते हो। लिख लिया नोट्स पे आप लोगों ने? आगे चलें। Until when is Mr. A eligible to revise his wealth statement? वो कब तक अपनी वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज कर सकता है? ये ना हमने काफी जगहों से मिक्स करके सवाल बनाया है। वो वेल्थ स्टेटमेंट कब तक रिवाइज कर सकते हैं? बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, वेल्थ स्टेटमेंट का सेक्शन खोलते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट का सेक्शन खोल के देखते हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट कब तक रिवाइज हो सकती है। Wealth statement can be revised within 5 years from the due date of filing of return. From the due date of filing, वहां से 5 साल गिनने हैं, रिटर्न जमा कराने के दिन से 5 साल नहीं गिनने, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। सो व्हाट वाज द ड्यू डेट? उसने तो बहुत जल्दी जमा करवा दी। व्हाट वाज द ड्यू डेट? जी एक्सेलेंट, ड्यू डेट वाज 30 सितंबर, और उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड से नहीं, वहीं से आप लोगों ने 5 साल गिनने हैं। अब ये 5 साल गिने, पॉज करो जी भाई, बताएं ड्यू डेट से 5 साल गिनने शुरू करें। 30 सितंबर, 5 साल गिनने हैं ना, 25 से गिनना शुरू करें, 26 27 28 29 30। डन जी। What is the deadline for commissioner to issue a notice requiring him to rectify a deficiency in return? अपनी रिटर्न में डेफिशिएंसी पूरी करो। ये तो हमारा एक अलग सेक्शन था, आपने रिटर्न जमा करवा दी है, उसमें डेफिशिएंसी पूरी करनी है। ये सेक्शन कौन सा था? आपने रिटर्न जमा करवा दी है, उसमें डेफिशिएंसी पूरी करनी है, सेक्शन 120 में था। आपने रिटर्न जमा करवा दी, उसमें क्या पूरी करनी है? डेफिशिएंसी। जी बोलें भाई। आपने रिटर्न जमा करवाई है, उसमें डेफिशिएंसी पूरी करनी है। If return is incomplete, commissioner shall issue notice of taxpayer informing deficiencies. The above notice can be issued within 180 days from the end of the financial year in which return is furnished. Page 388. Within 180 days from the end of financial year. What is end of financial year? 30/26 इसके एंड से 180 डेज। वो मैंने बताया था हमेशा 27 दिसंबर को ही पूरा करेंगे, 27 दिसंबर 26। कोई फायदा हो रहा है इस डिस्कशन का? जरा चीजें याद आ रही हैं? यानी रिटर्न की तारीख को बेस बना के हम आगे चल रहे हैं। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर? ये तो आम हालात वाला, कोई 6 साल 10 साल वाला सिनेरियो नहीं है, आम हालात वाला। अभी पढ़ के आए हैं, बेस्ट जजमेंट कितने सालों में हो सकती है? 6 सालों में।
लेकिन ये 6 साल गिनने कहां से शुरू करने हैं? ये 6 साल गिनने कहां से? आफ्टर द एंड ऑफ ईयर टू विच इट रिलेट्स। अच्छा 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 अच्छा, रिलेट तो फिर ये 30-29 से कर रहा है। यहां से आगे 6 साल 30-26 30-27 एग्जैक्ट वहां से जून से गिनना शुरू करना है, सितंबर से नहीं, अगले जून से नहीं, 30-26 से नहीं, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर टू विच इट रिलेट्स। तो 30 कहां से गिनना शुरू करना है? 25 से, पेज 390। तो क्या बनेगा बोले? 30-25 से गिने ना, 26, 27, 28, 29, 30, 31। कमिश्नर तुम इस तारीख तक ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट कर सकते हो, इस तारीख तक वेल्थ स्टेटमेंट मंगवा सकते हो उससे। अंडर वन स्टेटमेंट रिवाइज इज वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट कब तक रिवाइज कर सकते हो? इस तारीख तक उसे कमी पूरी करने को कह सकते हो, इस तारीख तक बेस्ट जजमेंट। क्या आपको ये पता था कि ये सारी पता है, या थोड़ा थोड़ा अब पता चल रहा है कि ये सारी पता है? कम से कम आपको एक फायदा हुआ है कि स्टार्टिंग पॉइंट हर एक का डिफरेंट है। दिन तो डिफरेंट है, 180, 1 साल, 5 साल, वो तो डिफरेंट है ही। स्टार्टिंग पॉइंट भी हर एक के अपने अपने हैं। कोई उस तारीख से गिन रहा है, कभी उस ईयर के एंड से गिना जा रहा है, कभी उस ईयर के जो साल बन रहा था उससे गिना जा रहा है। हर एक अपनी अपनी मर्जी चल रही है। अप टू व्हाट डेट कमिश्नर कैन अमेंड द असेसमेंट, ये तो आपको पता है। अप टू व्हाट डेट कमिश्नर ही कैन अमेंड द असेसमेंट विद इन 5 years from the end of the financial year in which assumed order is issued। तो ये तो मशहूर जमाना है। What is the year in which assumed order is issued? 30-26, 30-26 के एंड से 5 साल। तीस और 31। तो ये सवाल आपको हेल्प आउट करेगा जब आप चैप्टर 15 की रिवीजन करेंगे। ओके अच्छा, कोई ना हमारी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट सिविल कोर्ट ने रिजॉल्व किया 2034 में जाके। 2034 में सिविल कोर्ट में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ है। अब कमिश्नर कब तक असेसमेंट कर सकता है? कोई सेक्शन था ऐसा, डिस्प्यूट ऑफ सिविल, डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी? बोलें जी। असेसमेंट इन रिलेशन टू disputed property. If there is a dispute in civil court whose income is chargeable to tax, an assessment order may be issued within from the end of the financial year in which court decided the case. गिने जी, when court decided the case? यहां से गिनने या इसके ईयर के एंड से? अच्छा, फाइनेंशियल ईयर के एंड से। वो तो फिर 30-34 को एंड होगा। तो बताएं। एक्सेलेंट। कौन बोला 30-35? पढ़ लो। Assume a dispute regarding an assessment order was adjudicated by High Court। ये adjudicated का लफ्ज़ जो है वो आमतौर पे यूज़ नहीं होता, ICAP ने भी यूज़ नहीं किया। तो ये किस माने में इस्तेमाल होता है एक दफ़ा देख भी लेते हैं, लेकिन कोई आपके लेवल पे उसने यूज़ किया नहीं। फैसला आया या इस किस्म का कोई मानी होगा इसका। एजुडिकेटेड, मेक अ फॉर्मल जजमेंट, यानी कि फैसला आ गया। Assume a dispute regarding an assessment order was finalized by High Court। हाई कोर्ट का फैसला आ गया। देखिए इस तरह के लफ्ज़ कभी कभी आया करेंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से समझ आ जाया करेगी बात। एंड जजमेंट, ये बेस्ट नहीं है, ये कोर्ट का फैसला होता है। कोर्ट के फैसले को एपलेट ऑर्डर के साथ साथ जजमेंट भी कहते हैं। एंड अ जजमेंट वाज पास्ड ऑन 22 जून 2000 in accordance with income tax ordinance by which date commissioner shall issue the appeal effect order। आखिरी क्लास हमारी, कब कमिश्नर अपील इफेक्ट ऑर्डर इशू कर सकता है? अपील इफेक्ट ऑर्डर, वो जो स्लाइड्स दी थी आपको, इस सेक्शन का नाम हमने क्या रखा था? ऐसा असेसमेंट ऑर्डर जो कमिश्नर ने इशू करना है कोर्ट के फैसले के बाद। ये कब तक हो सकता है? ये मोहतरम हो सकता है
इसमें मैंने कहा था अगर रिफंड का केस आया तो अलग कीजिएगा, अगर सेट असाइड का केस, डायरेक्ट रिलीफ और सेट असाइड का लफ्ज आया तो अलग बात है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो जनरल रूल लगाइएगा। जनरल रूल बताएं कितने सालों के अंदर, विद इन 2 years from the end of the financial year in which appellate order is. What is the end of the financial year in which appellate order is served? 30 जून 33। इसके एंड से 2 साल आगे गिने, 30 जून 35, सेक्शन 124 का 1। हाँ जी, असेसमेंट ऑर्डर की तारीख नहीं बताई हुई ना, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर की, फर्स्ट अमेंडमेंट की। फर्स्ट अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर बता देता तो फिर होता। अच्छा, यहां मैं एक और चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। ये परेशान हो गए हैं डेट्स देख के या थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं? बस ध्यान से पढ़िएगा आखिरी रिवीजन में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं रिटर्न जमा करवाता हूं, ये मेन सफा खोल के आप लोगों ने किया करना रिवाइज। मैं रिटर्न जमा करवाता हूं, मैं बिजनेस बैंक अकाउंट की डिटेल देता हूं। अगर मैं रिटर्न जमा ना करवाऊं तो वो लोग मेरी गैस बिजली वगैरह बंद कर देते हैं। और किन किन लोगों ने रिटर्न जमा नहीं करवानी, मैंने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है, मैंने फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट जमा करानी है, मैंने डिसकंटिन्यू बिजनेस होने का नोटिस देने, वरना वो भी भेज सकते हैं, लिखा हुआ था। मैंने कब तक रिटर्न जमा करवानी है, मैंने 15 दिन की छूट जाके लेनी है। उसने, जब मैं रिटर्न जमा करवाऊंगा ये बन जाएगा एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। फिर बेस्ट जजमेंट का मतलब है 4 मैंने जुर्म करूंगा तो मेरी बेस्ट जजमेंट हो जाएगी। अगर इन 4 के अलावा कोई और जुर्म करूंगा जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचे या लोअर इनकम या मिस क्लासीफाई हेड कर दिया तो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होगी। कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। एग्रीड असेसमेंट पढ़ लीजिएगा, वो एक आसान सा सिनेरियो था। प्रोविजनल असेसमेंट ये होता है कि गवर्नमेंट ने हमारा कोई एसेट कब्जे में ले लिया और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी अभी रिवाइज करवाया, ये पुराने लॉ में थी, ये चीज डिलीट होगी हुई है। कमिश्नर अपील को आप अपील करेंगे, फिर तरीका क्या होगा और फैसला क्या आएगा उसका। एपलेट ट्रिब्यूनल में कौन कौन होगा, एपलेट ट्रिब्यूनल को आप अपील करेंगे, डिस्पोजल उसका फैसला क्या आएगा। फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, उसका फैसला क्या आएगा। फिर आप एडीआरसी के पास जाएंगे। और ये बात छोड़ें, ये जो था ना सेक्शन 124, ये सुने और समझें क्या है। सेक्शन 124 ये तो पेपर में पता चल जाएगा, लफ्ज लिखा होगा मॉडिफाई का, वहां से पता चल जाएगा। सेक्शन 124 क्या है, जब कोर्ट का फैसला आ जाए किसी भी कोर्ट का, तो कमिश्नर फॉर्मेलिटी के तौर पे आपके घर दोबारा असेसमेंट ऑर्डर भेजता है। इस असेसमेंट ऑर्डर का नंबर सेक्शन 135 नहीं है, ये वही सेक्शन 122 वाले रिदम में चल रहे हैं, सेक्शन 124। कमिश्नर आपके घर असेसमेंट ऑर्डर फॉर्मेलिटी के तौर पे भेजता है। ये दो नाम से पेपर में टेस्ट होता है, असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू अ कोर्ट ऑर्डर या अपील इफेक्ट ऑर्डर। तो ये एक फॉर्मेलिटी सी है, कभी पास पेपर में टेस्ट नहीं हुई इतनी, लेकिन ये जरा समझ आ गया कि ये खड़ा कहां है, हमने क्यों एंड पे डाला है, ताकि कोर्ट का फैसला आ जाए तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपके अगर असेसमेंट ऑर्डर भेजने। सेट असाइड है तो पता नहीं 1 ईयर लिखा हुआ था, डायरेक्ट रिलीफ है तो 2 महीने लिखा हुआ था, वरना आम हालात में ये ऑर्डर आपके घर 2 साल के अंदर जब मर्जी भेज दे। लेकिन इस ऑर्डर में टाइम लिमिट्स नहीं है, 5 साल वाली जो जनरल टाइम लिमिट्स 122 की हैं वो नहीं है, क्योंकि इस सेक्शन की अपनी टाइम लिमिट्स हैं। इस सेक्शन ने अपनी टाइम लिमिट्स बनाई हुई है या किसी और सेक्शन से चोरी की हैं। इसकी टाइम लिमिट्स 3 है, 2 महीने, 1 साल, 2 साल। वो रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएगी। ओके, चलें जी, आगे चलें। कौन कौन से सवाल इसके हमने डाले हुए हैं डिस्कशन के लिए। क्वेश्चन 31, 27, 16, 3 और 1। क्वेश्चन 1 से शुरू करें। ब्रीफली बता दें कि टैक्स पे करने की और अपील फाइल करने की कमिश्नर अपील के सामने क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर मैं कमिश्नर अपील के पास जाना चाह रहा हूं तो अपील फाइल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं।
तो आसान सी है। अपील फाइल करने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अगर मैं कमिश्नर अपील के पास जा रहा हूं तो अपील फाइल करने की ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अपील फाइल करने की ये रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, वेरीफाइड एंड प्रेस्क्राइब्ड मैनर, ये फीस जमा करवानी है। और टैक्स जमा करवाने की ये रिक्वायरमेंट है कि आप अपील जमा करवाने से पहले जो रिटर्न में आपने टैक्स मांगा था ना, माना था, उसको भी आप जमा करवा दें। तो ये रिक्वायरमेंट्स है मेरी उसके पास अपील में जाने के लिए। अगला सवाल बोले कौन से? क्वेश्चन नंबर 3। क्या टाइम लिमिट हमारे लॉ ने बताई है कि जब कमिश्नर ने एक ऑर्डर पास कर रहे हैं टू गिव इफेक्ट टू ऑर्डर ऑफ कोर्ट, टू गिव इफेक्ट टू से पता चला करेगा या अपील इफेक्ट ऑर्डर का लफ्ज आया करेगा। टू गिव इफेक्ट टू ऑर्डर ऑफ कोर्ट, टू गिव इफेक्ट का मतलब मैंने कहा था आफ्टर। तो क्या टाइम लिमिट्स हैं अगर आप कोर्ट के फैसले के बाद असेसमेंट करना चाह रहे हैं कमिश्नर, जिसमें फैसला सेट असाइड हो गया है? सेट असाइड में क्या लिमिट थी? सेट असाइड में लिमिट थी 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फिर इसका एंड तो होगा ना 30 जून 2005। तो फिर उसके बाद एक साल गिनेंगे तो 30 जून 6। ये लफ्ज हाईलाइट करें, टू गिव इफेक्ट टू द डिसीजन ऑफ कोर्ट। कोर्ट के फैसले के बाद जब भी कमिश्नर ने कोई एक्शन लेना है तो याद रखिएगा कौन सा वाला सेक्शन लगाना है, 124। अगला सवाल कौन से? 16। अच्छा ये 6 भी कर लें साथ ही। 6 नहीं, 4 नहीं है डाला हुआ हमने। एक क्लाइंट को नोटिस आया जिसमें वो टैक्स मांग रहे, कमिश्नर ने कोई ऑर्डर इशू किया था, वो अपील करने वाले एटीआईआर में। आप बताएं कि एटीआईआर वाले स्टे ऑफ डिमांड दे सकते हैं, यानी एटीआईआर वाले छूट दे सकते हैं कि टैक्स जमा ना करवाओ? अभी पढ़ के आए हैं 90 दिन की छूट दे देंगे, 90 दिन की। और आगे कुछ और तफसील भी थी, ये पहले बहुत 6 नंबर का था, 6 नहीं 3-4 नंबर का आएगा। तो हाईलाइट करें स्टे ऑफ डिमांड, यहां से पता चला वो छूट दे देंगे कि टैक्स जमा ना करवाओ। जी अगला कौन से? 16। वो डेट बताएं जब तक आप अपील जमा करवा सकते हैं कमिश्नर अपील को। कमिश्नर का असेसमेंट ऑर्डर आपके घर, कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर किया 31 दिसंबर को, आपको डिमांड नोटिस सर्व कब हुआ है? हमने पढ़ा था जिस दिन आपको सर्व होगा उसके बाद आपने दिन गिनने हैं। उसने मेक किस दिन किए और मेक करके सर्व? ये देखिए हमने सर्व होने वाले दिन से पढ़ा था आगे गिनने। किधर है? गुजर गया। विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ सर्विस ऑफ डिमांड नोटिस, जिस दिन सर्व हुआ है। तो 1 तारीख को फिर ना गिने, उससे आगे 30 दिन गिने, क्या बन जाएगा? 31 तारीख। तो 31 की डेट लिख लें। और कौन सा सवाल है? 27। उसके बाद कौन सा? 31। ओके। Under the income tax ordinance, identify 4 situations in which appeal may be filed with commissioner appeal. वो तो कमिश्नर अपील का सेक्शन जहां से शुरू होता है, हम बेस्ट जजमेंट के खिलाफ चले जाएं, अमेंडेड असेसमेंट के खिलाफ चले जाएं, वो अपनी मिस्टेक मानने से इनकार करते उधर चले जाएं। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 128 की पहली जो 4-5 लाइनें हैं वो है किन सूरतों में आप कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं। वो 7-8 लिखी हुई है, उसमें से 4 लिखनी थी। सादिक हैज रिसीव्ड एक्स पार्टी असेसमेंट। एक्स पार्टी असेसमेंट को लफ्ज होता था, आपके लिए अब रिलेवेंट नहीं है। फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर विच ही इज रिक्वायर्ड टू पे 52 लाख टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स नॉट विदहेल्ड फ्रॉम सर्टन पेमेंट्स। कुछ उसने पेमेंट्स की हैं, उससे टैक्स नहीं काटा, वो इससे मानना नहीं चाहता और अपील करना चाहता है कमिश्नर अपील के पास। तरीका बताएं जो वो फॉलो करे अपील करने के लिए। तरीका बताएं जी, कमिश्नर अपील के पास अपील करना चाह रहे हैं, इसका तरीका बताएं, बताएं जी।
क्या लिख के आएंगे? नहीं, ये नहीं लिख के आएंगे, ये है प्रोसीजर इन अपील। वो अपील सुनते हुए क्या प्रोसीजर लगाएगा कमिश्नर अपील? सवाल है हम अपील करने जा रहे हैं, हमने क्या तरीका फॉलो करना है? सवाल पढ़े क्या लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। स्टेट द प्रोसीजर ही शुड फॉलो या कमिश्नर अपील शुड फॉलो? अगर लिखा होता कमिश्नर अपील क्या तरीका फॉलो करेगा तो वो फिर दोनों को दे देगा हियरिंग के लिए। कमिश्नर अपील क्या तरीका फॉलो करें या हम क्या तरीका फॉलो करें? तो हम तो ये तरीका फॉलो करेंगे ना, अपील शेल बी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म शेल वेरीफाई, ये तरीका है अपील कराने का, ये मेरा अपील कराने का तरीका है, और उसने आगे क्या तरीका लगाना है वो सेक्शन 128। क्लियर होगी? ओके, ये सवाल अगला किया हुआ जो मैंने आपको अभी टिक करवाया, वेल स्टेटमेंट की जरा रिवीजन हो जाएगी अगर नहीं किया हुआ तो। ये किया हुआ क्वेश्चन 31? नहीं किया हुआ, करें जी, वेल स्टेटमेंट की अच्छी रिवीजन होगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं जरा, वेल स्टेटमेंट का फॉर्मेट। वेल स्टेटमेंट में इनफ्लोज और आउटफ्लोज आते हैं, और एसेट्स और लाया, लेकिन इधर ना ऊपर एक लाइन डलती होती है ओपनिंग वेल्थ, याद है आपको? इधर एक लाइन डलती होती है ऊपर ओपनिंग वेल्थ, इस वजह से इसका नाम पड़ जाता है वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन और इसका नाम पड़ जाता है वेल्थ स्टेटमेंट। ये एक रिवीजन होगी हमारी। इनफ्लोज नहीं होते, ये इनकम्स होती हैं, मैंने आपको बताया था, ये नाम धोखा है इसका, आई के भी इनफ्लो रखता है, ये एक्सपेंसेस होते हैं, ये आउटफ्लोज नहीं होते। ओके, दूसरे पॉइंट से मैं शुरू कर रहा हूं। मैंने 10 तोला गोल्ड बहुत पहले का खरीदा हुआ है, मैं 2021 में खड़ा हूं, 2014 में मैंने 10 तोला गोल्ड खरीदा था 5 लाख का, मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड वॉज 1,07,000, आज मार्केट में 1,07,000 का है। मैंने आपको कहा था पड़ा पड़ा सोना महंगा हो जाए तो कुछ भी नहीं करना। अब आप सिंपल ये बता के आएंगे वी विल शो। अब मैं साथ साथ आपको जो है इसका जवाब भी भेजता जा रहा हूं, साथ साथ इसका जवाब भी। तो इसका जवाब होगा क्वेश्चन 31 पेज 415.2 का जवाब होगा कि द गोल्ड विल बी शोन इन वेल्थ स्टेटमेंट, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं, इन वेल्थ स्टेटमेंट एट अ प्राइस ऑफ ₹5 लाख, बस। और लिख के आएंगे इट विल नॉट इफेक्ट वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। असल में उसने पूछा हुआ था बताओ इसका वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकंसिलिएशन पे क्या इफेक्ट होगा, तो हम बता के आएंगे इट विल ओनली appear in asset side in wealth statement, however it will not appear in wealth be clear। आगे चलें, हर एडजस्टमेंट को अलग अलग करके मैं दिखाऊंगा आपको। ड्यूरिंग द ईयर 2021 ही सोल्ड, इसका जवाब मैं बाद में बताता हूं। ड्यूरिंग द ईयर 2021 ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर 1876, उसने अपनी पर्सनल गाड़ी 1876 की बेची है। द कार वाज परचेज्ड फॉर 1700। तो हम क्या करेंगे, कैश कितना आया बताएं? नहीं, 1876। कार कितने वाली गई? लॉस कितना आया? गेन आया, गेन कितना? 1। हम लिख के आएंगे a gain of 176 will be shown in wealth reconciliation statement as an inflow, हालांकि ये इनफ्लो होता नहीं है, बस गेन एज एन इनफ्लो, ये होगी वेल्थ रिकंसिलिएशन। हाउएवर इन वेल्थ स्टेटमेंट कार विल नॉट अपीयर। क्यों? इसलिए कि कार पहले से किताबों में 1700 की पड़ी हुई है, तो 1700 तो माइनस हो गया, पहले से तो पड़ी होगी ना किताबों में 1700 की, कब की खरीदी हुई है? बहुत पुरानी खरीदी हुई है, तो किताबों में तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़ी होती हैं, इधर रीवैल्यूएशन की इजाजत नहीं है वेल्थ स्टेटमेंट में। तो कार विल नॉट अपीयर इन वेल्थ स्टेटमेंट,
However, cash will be increased in wealth statement by 1876. इस तरह की लाइन में डालाइएगा, अच्छा है. However, cash will be increased in wealth statement by 1876. Got it? आगे चलें. अब अगली एडजस्टमेंट करते हैं ताकि एक पूरा रिदम बन जाए. He paid 6 लाख लोन जो उसने 2020 में लिया था. लिया वैसे 1 मिलियन था. वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं ज्यादा लॉजिक समझाने के लिए कि लोन का बैलेंस किताबों में कितना है? ओपनिंग बैलेंस. क्यों? क्योंकि पिछले साल लिया था ना मैंने 1000, इस साल तो उसमें से कितना वापस कर दिया? 600. तो एंट्री करने से पहले मैंने लोन का अकाउंट खोले. ये आप लोगों को समझ आ गया तो हाथ खड़ा कर दें. लोन के अकाउंट में कैरी डाउन कितना आ रहा है पिछले साल का, जो हमारे साल का ब्रॉड डाउन. अब लोन वापस करवाएं. लोन डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? 600. अब फिक्रा बनवाएं. पोस्टिंग शोस्टिंग छोड़े, फिक्रा बनवाएं. चलिए पोस्टिंग करनी है कर दें. यहां माइनस हो जाएगा 600, कितना आ जाएगा? और कैश साइड पर 600 का इंक्रीज होगा. ये डबल एंट्री बनेगी ना, कैश डिक्रीज होगा, 600 का डिक्रीज होगा. लोन डेबिट कैश क्रेडिट. आप फिक्रा बताएं हाथ खड़ा करके क्या बनेगा? देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. नजर आ रहा है? बट इन वेल्थ स्टेटमेंट वी विल डिक्रीज लोन बाय एंड इट विल अपीयर ऑन लायबिलिटी एज 4 लाख. ये असल लिख के आना है, ये नहीं खाली लिख के आना विल डिक्रीज बाय 6 लाख एंड इट विल अपीयर इन वेल्थ statement as 4 lakh. However, it will also be shown as a deduction in cash and bank by 6 lakh. Done? थोड़ी थोड़ी रिवीजन भी होगी वैसे वेल्थ स्टेटमेंट की. आगे चलें. ड्यूरिंग द ईयर 2021 मुख्तार ने रिसीव किया है शेयर फ्रॉम एओपी 14 लाख. पिछले साल के एंड पे उसकी इन्वेस्टमेंट्स थी एओपी में 5300. इसका मैंने ये तरीका बताया था कि एसेट साइड पे लिखा करें इन्वेस्टमेंट इन एओपी. पिछले साल कितनी थी इन्वेस्टमेंट्स? 5300. आगे छोड़ें जरा. ही वॉज प्रोवाइडेड को छोड़ें. आप पढ़ें. मुख्तार रिसीव्ड शेयर फ्रॉम एओपी ऑफ 14 लाख फ्रॉम एओपी. उसने एओपी से 14 लाख कमाया या घर लेके गया? ये पहले मैं जरा बता दें. उसने 14 लाख कमाया या घर लेके गया? जो मैंने आपको सवाल करवाया था ना, उसमें 2 बातें थी. उसमें पता है उसने क्या लिखा हुआ था? ये बैलेंस शीट में दिया हुआ था 5300 और 14 लाख के साथ उसने लिखा था कि 14 लाख कमाया है, उसमें से 3 लाख घर ले गया है और ड्राइंग का लफ्ज लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ था लफ्ज? और शायद उस सवाल में यह लिखा हुआ था मुख्तार अर्न्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट 14 लाख एंड ही विथड्रू रुपीज 3 लाख. उसकी भी 2 एंट्रीज मैंने कराई थी. मैंने पहली एंट्री कराई थी इन्वेस्टमेंट डेबिट खुशी क्रेडिट 14 लाख. तो याद आ रहे नहीं याद आ रहा? इन्वेस्टमेंट डेबिट खुशी क्रेडिट 14 लाख और जितनी ड्राइंग हो गई थी वो घर लेके चला गया. घर की काउंटिंग करनी है. कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट. ये आप एंट्रीज कितने लोगों को याद आ गई? इसमें मेरी राय है वैसे कि उसे रिसीव्ड का लफ्ज नहीं लिखना चाहिए था, अर्नड का लफ्ज लिखना चाहिए था. लेकिन आईके अपने सोल्यूशन में पता है क्या किया? घर नहीं लेके गया, बस रिसीव्ड से मुराद उसने अर्नड लिया है. हालांकि मेरे ख्याल से इसकी 2 एंट्रीज होनी चाहिए. पहली एंट्री होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट डेबिट इनकम क्रेडिट, पहले कमाए. फिर एंट्री घर लेके जाने की होनी चाहिए कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट. लेकिन उसने रिसीव्ड से मुराद समझा सिर्फ कमाया है. तो चलें अगर उसकी बात पे रहें तो कमाया की एंट्री तो कम से कम बताएं ना. घर लेके जाने की जिन्होंने एंट्री कर दी खैर अच्छी बात है, चलो उनको भी कुछ नंबर मिल गए. कमाया की एंट्री बताएं. इन्वेस्टमेंट डेबिट और इनकम क्रेडिट कितना? 1400. ये माय डियर उसने कमाया है, इन्वेस्टमेंट डेबिट इनकम क्रेडिट. इसकी वजह से एन इनफ्लो विल बी शोन इन वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन ऑफ 1400
and investment will now appear in our books at 6700. इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में 6700 पे नजर आएंगी। क्लियर बात? डन। और अगर आपने ड्राइंग करनी थी तो फिर एक और एंट्री भी कर देते, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, फिर 1400 को दोबारा उधर पोस्ट करना था इन्वेस्टमेंट इन ईओपी में, ये भी चल सकता था। रिसीव्ड के लफ्ज में पहले फिर अर्न्ड की एंट्री करते, फिर ड्राइंग की करते। लेकिन अगर ड्राइंग ना लिखे ना तो रिसीव्ड से मुराद बस समझ लीजिएगा उसने उसको रिसीव हो गया, उसका बन गया, घर नहीं लेके गया, ये कंफ्यूजिंग लफ्ज था रिसीव्ड। अच्छा, एओपी ने उसको गाड़ी दी हुई है दफ्तर के काम के लिए, इससे घर की काउंटिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? कार डेबिट नहीं, लाइबिलिटी तो क्रेडिट करके अब अजीब सी, यानी उधर से एसेट खड़ा कर दिया तो लाइबिलिटी खत्म कर दी, अजीब सी एंट्री बन जाएगी, एसेट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। तो घर के काम, उसने दफ्तर के कामों के लिए अगर गाड़ी दी हुई है तो कार को डेबिट ना, अगर गाड़ी गिफ्ट कर देते तो फिर आप एंट्री कर देते कार डेबिट खुशी क्रेडिट, लेकिन बेहतर है इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो लिख के आएंगे द कार प्रोवाइड फॉर ऑफिशियल पर्पस विल नॉट अफेक्ट ओवर वेल्थ स्टेटमेंट, हमारी वेल्थ स्टेटमेंट पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये गाड़ी अमानत है और मैंने वापस, मुझे कॉलेज वालों ने लैपटॉप दिया हुआ इस्तेमाल के लिए, अब इससे मेरी वेल्थ स्टेटमेंट पे फर्क शायद नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये तो अमानत के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ और मैं इनको दे जाता हूँ। ये मिसाल एक दे रहा हूँ। डन? क्लियर? ओके, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 15 भी फारिग हुआ, आगे चलें। अब ये सारी न्यूमेरिकल डिस्कशन को ना मैं ज़रा एंड पे रखना चाह रहा हूँ ताकि थ्योरी की डिस्कशन हमारी आगे 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाए, फिर ये न्यूमेरिकल डिस्कशन है इनको एंड पे रखते हैं। चैप्टर 19 में जाके देख लीजिएगा कमिश्नर कौन कौन से ऑर्डर्स इशू करता है। वैसे तो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं आज वो सवाल में डलवा के, लेकिन ये देख लीजिएगा कमिश्नर कौन कौन से ऑर्डर इशू करता है। चैप्टर 20 में 5% डिस्काउंट में ना एक छोटी सी मैंने करेक्शन करवानी है आपको, जो मैंने करवाया था ना उससे थोड़ी सी करेक्शन करवानी है, पहले ज़रा सुन लें ताकि आपको पता चले चैप्टर 20 में क्या करना है। चैप्टर 20 में 5% डिस्काउंट में थोड़ी करेक्शन करवानी है। टेबल है वो जो 4-5 दिए होते थे, आप लोगों ने कहा था जरा बता दें कौन सा टेबल कब लगना है। फिर सेक्शन 11B से 11D को हम दोबारा आज नज़र मारेंगे क्योंकि हमने पढ़ लिया हुआ है अब इनकम टैक्स, ताकि सेल्स टैक्स के ये सेक्शन में आपको साबित कर दूं कि उन्हीं जैसे थे। सेल्स टैक्स के ये हमें पहले पढ़ लिए थे, लेकिन अब जाके जब आप पढ़ेंगे तो इन सेक्शंस में आपको वही बातें मिलेंगी जो इनकम टैक्स में है। और एक और पॉइंट वो छोटा सा था वो बताना है आपको। चलें जी, निकालें कौन सा क्वेश्चन है। पेज नंबर 572 चैप्टर 20 पेज नंबर 572। अच्छा, इसकी ये वाली एग्जांपल काट दें, चिल्ड बोतल वाली। अगर किताब पे आपने नहीं लिखी हुई यहाँ तो इसको फिर काट दें, मतलब जहां भी लिखी हुई है काट दें और नई वाली एग्जांपल नोट कर लें। ये मिल गई है कहीं लिखी हुई? हाँ, ये वाली काट दें। ये ना छोटा सा एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी थी, तो इस वजह से इसको ऐसे कर लें। असल में रिटेलर्स क्या करते थे, ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये लोग बोतल की रिटेल प्राइस ऊपर लिखते हैं लेकिन गवर्नमेंट को ना टैक्स कम देते थे। कहते थे कुछ ना कुछ जो है ना चिलिंग चार्जेस की वजह से दुकानदार हमें पैसे पूरे नहीं देता, दुकानदार हमें पैसे पूरे नहीं देता। हम दुकानदार को जब बोतल बेचते हैं ना और उसे कहते हैं आगे बेचो, तो दुकानदार कहता है यार ठंडी मैंने करनी है, तुमने तो ला के दे दी है, तो दुकानदार मेरे कुछ पैसे काटता है। तो हुकूमत ने कह दिया कि आपको हम ऐसा करते हैं, रिटेल प्राइस में से 5% तक चिलिंग चार्जेस माइनस करने देते हैं। अब ये पेपर में कैसे टेस्ट हो सकता है इसको ज़रा देखिएगा। इसकी इस तरह की मिसाल बना लें। रिटेल प्राइस बोतल की है ₹300, ठीक है। मैन्युफैक्चरर डिडक्टेड डिस्काउंट
ऑन चिलिंग, यानी कि चिलिंग की वजह से वो डिस्काउंट माइनस करता था। वो कहता था कि ये मेरा नुकसान है क्योंकि दुकानदार मुझे पूरे पैसे नहीं देता। मैन्युफैक्चरर ने डिडक्ट किया डिस्काउंट ऑन चिलिंग, सिनेरियो ए 30 रुपीज, चलें इसको 28 कर लें, या 12। अब वो कह रहे कि चिलिंग डिस्काउंट 5% से ज्यादा माइनस करने की इजाजत नहीं है। चीज के ऊपर प्राइस क्या लिखी हुई है? 300, लेकिन दुकानदार पूरे पैसे मैन्युफैक्चरर को नहीं देते थे। वो कहते थे बोतल ठंडी हमने करनी है। तो इसका हल हुकूमत ने निकाला कि मैन्युफैक्चरर ने डिस्काउंट माइनस करने की कोशिश की। ये दो सिनेरियोज हैं, सिनेरियोज। अब हमने एक वर्किंग करनी है साइड पे जाके, वर्किंग 0, इसका 5% निकाल लेने। 5% कितना? 15 तक डिस्काउंट एक्सेप्टेबल है। 15 तक डिस्काउंट क्या है? एक्सेप्टेबल है। अब मुझे सॉल्व करवाएं, VOS निकलवाएं दोनों सिनेरियोज में, जल्दी निकलवाएं, हिम्मत हिम्मत, VOS निकलवाएं। गॉट द पॉइंट? यानी एग्जैक्ट 5% नहीं माइनस करेंगे। और दूसरे सिनेरियो में हाँ 15 तक, मतलब ये नहीं कि 15 हमेशा माइनस करना है। ये 5% लॉ नहीं दे रहा। लफ्ज देखें क्या लिखा हुआ है। हाँ, डिस्काउंट विल नॉट एक्सीड 5% ऑफ प्राइस, प्राइस के 5% ज्यादा एक्सीड। तो इट मींस कि इधर VOS क्या आ गई और इधर 288। चलें जी सॉल्व करें, इस तरह कर लें इसको। चिलिंग डिस्काउंट कितने परसेंट माइनस कर सकते हैं? 5%। अच्छा भाई कहां जा रहे हो? कहां पे? अच्छा, कितने बजे? पहले ऐसे ही किराया हुआ था, एग्जैक्ट ऐसे ही था, एग्जैक्ट थी। चलो रिवीजन होगी, रिवीजन होगी, रिवीजन होगी, छोड़ो अब जो भी हुआ मुझे दिखा देना, मैं देख लेता हूँ। ये एग्जांपल थी कि 300 का हमने लिए 15, तो अपने एग्जांपल लिखवाई थी एक 250 और एक 290। हमने कहा था 315। अच्छा ठीक है, लेकिन बेहतर है इस तरीके से आएगी पेपर में, पेपर में डिस्काउंट दिया होगा। पहले एग्जांपल भाई कह रहे हैं यही थी, ठीक है चलो अच्छा हो गया फिर तो। जी दूसरी बात हमने क्या लिखी हुई है जो आज करनी है? 5% के बाद टेबल्स, टेबल्स देखें जी जरा। हाँ बात तो वही है वैसे, लेकिन उधर प्राइस दे के हमने की थी, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरे तरीके से दिया था। अच्छा जी इधर आए। अच्छा मुझे ये बताएं कि थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ों पे और नॉर्मल चीज़ों पे, दोनों पे लग सकते हैं 25%, बोले सारे। थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ों पे भी 25% लग सकते हैं, और जो नॉर्मल चीज़ें बिक रही हैं बाजार में उन पे भी 25% लग सकता है। लेकिन थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ों का फिर डब्बा अलग से लॉ मेकर क्यों देता है? क्योंकि थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ों पे डिस्काउंट माइनस, चिलिंग वाला तो बोतलों के केस में ना खाली, थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ों पे डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत नहीं है। एक इजाजत है, रिटेल प्राइस पे चिलिंग डिस्काउंट माइनस कर लो, उसकी इजाजत।
थर्ड शेड्यूल वाली चीजों पे डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत और बाकी चीजों पे डिस्काउंट माइनस कर सकते हैं। चलें जी, अब ये देखें, ये ज्यादा सारे टेबल्स क्या बने हुए हैं, आप लोगों ने खुद ही मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है टेबल की। चैप्टर नंबर 20, 583। अच्छा जी, ये थर्ड शेड्यूल वाली चीजें हैं मिसाल के तौर पे, तो इन पे रेट 18% ही है और इन पे टैक्स किस पे लगाना है, रिटेल प्राइस पे। लिखते हैं 18% है और रिटेल प्राइस पे लगाना है। ये भी कौन सी चीजें हैं, थर्ड शेड्यूल। ये भी कौन सी चीजें हैं, थर्ड शेड्यूल। इन पे रेट 18% और किस पे लगाना है, रिटेल प्राइस पे। तो अलग से क्यों लिखा हुआ है इनको, इसलिए कि ये इंपोर्ट होती हैं एंड सेल होती है, अलग से इसलिए लिखा हुआ है। वो शायद पाकिस्तान से ही खरीद के बेची हो आपने, ये आपने इंपोर्ट करके बेची, वो पाकिस्तान से खरीद के बेची होंगी, इसलिए इसका टेबल अलग नजर आ रहा है। डन। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट अगर चाहे तो थर्ड शेड्यूल वाली चीजों का हायर रेट भी बता सकती है, वो रिटेल प्राइस पे लगा करेगा, और वो रेट कितना है, 25%। अब ये जो सारी चीजें हैं ये भी थर्ड शेड्यूल वाली हैं, लेकिन इन पे दो एहतियातें, ये 25% है और और इन पे रेट किस पे लगना है, इन पे भी डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत नहीं है। और इनको अलग शायद इसलिए इसलिए रखे, इंपोर्ट एंड सेल हो रही है, इसलिए नीचे अलग से बताया। अब इनमें और इनमें फर्क क्या हो गया, ये शायद जानवरों का खाना, कॉफी वगैरह, चॉकलेट वगैरह, सीरियल बार पे गवर्नमेंट रिलैक्स करिए, इंपोर्ट एंड सेल पे 18%, लेकिन इनकी इंपोर्ट एंड सेल पे पानी मंगवा रहे हैं, सिगरेट मंगवा रहे हैं, ये तो अमीरों की सारी चीजें हैं, टिश्यू पेपर, रुमाल लेके हमारा कई दिन निकल जाते हैं, आइसक्रीम और ये तो अमीरों की चीज, इस पे फिर वो कितने परसेंट लगा रहे हैं, 25%। अब आप कहेंगे पेट फूड भी अमीरों की चीज है, और ठीक है, अब जो हम तो लॉ मेकर की मर्जी। डन। अच्छा, चाहे 18 लगे चाहे 25 लगे, एक बात याद रखिएगा, इन चीजों पर रिटेल प्राइस पे रेट लगाना है। डन। मैं अगेन कहूंगा ये याद नहीं करनी। अच्छा, ये थर्ड शेड्यूल की चीजें नहीं है, नॉट अ थर्ड शेड्यूल, लेकिन रेट कितने, 25%। तो इसकी वीओएस पे लगेगा। वीओएस से क्या मुराद है, डिस्काउंट इनमें क्या है, अलाउड, इनमें डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत है। अब अगेन इसको याद तो नहीं करना, और ये थर्ड शेड्यूल वाली नहीं है, याद रखिएगा। अब अगर ये अनरजिस्टर्ड को बेचेंगे तो इन पर 4% फर्दर टैक्स भी लगेगा। पेपर में कैसे पता चलेगा, पेपर में जिसके साथ रिटेल प्राइस लिखा हुआ और स्पेशल रेट लिखा हुआ वहां 25% लगा दिया करेंगे बस रिटेल प्राइस के ऊपर, और जहां थर्ड शेड्यूल का लस ना लिखा हुआ तो वो फिर ये वाली चीजें होंगी। थर्ड शेड्यूल का लस लिखा हुआ तो ऊपर रख देंगे, थर्ड शेड्यूल का नहीं लिखा हुआ तो इधर रख देंगे। लेकिन थर्ड शेड्यूल वाली चीजों में रिटेल प्राइस ढूंढनी है, लेटेस्ट टाइम का जो सवाल था, थर्ड शेड्यूल वाली चीजों में रिटेल प्राइस ढूंढनी है, चाहे प्राइस जो मर्जी दी हो, लेकिन इन चीजों में रिटेल प्राइस नहीं ढूंढनी, इनमें जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वही वैल्यू है। खत्म हो गए डब्बे। ये जो है ना, ये इंपोर्ट एंड सेल है, ये इंपोर्ट एंड सेल वाले हैं, इंपोर्टेड आर्टिकल्स।
लेकिन ये चीजें इंपोर्ट एंड सेल नहीं है, ये लोकल मैन्युफैक्चर एंड सेल है। बहरहाल इन बारीकियों में जाने की जरूरत नहीं थी, वो अलग से बता देता होता है। इनका रेट 25% है। मेरे ख्याल से बस एक चीज पेपर में ढूंढ लीजिएगा, वो रेट बता देगा इनका हाई है तो 25 ले लीजिएगा खुद ही, फिर हाई रेट जरूरी नहीं वो बताए। जब रेट बता देगा हाई है तो 25 ले लीजिएगा। अगर थर्ड शेड्यूल रिटेल प्राइस का लफ्ज ना लिखा हुआ तो ये नॉर्मल चीजें होंगी, फिर वीओएस ढूंढिएगा, मे बी डिस्काउंटेड हो सकती है वो। और अगर थर्ड शेड्यूल का लफ्ज लिख दिया तो फिर ये ना देखिएगा कितने की खरीदी या कितने की बेची, फिर किस पे लगाइएगा। और एक ध्यान तो हम हर जगह रखते हैं, थर्ड शेड्यूल वाली चीजों पर फर्दर टैक्स नहीं लगता, और जो थर्ड शेड्यूल के बगैर वाली चीजें हैं उन पे फर्दर, थर्ड शेड्यूल वाली चीजों पे फर्दर टैक्स और थर्ड शेड्यूल के बगैर वाली पे फर्दर टैक्स लगता है। अब समरी क्या बन गई, समरी ये बन गई कि जब भी पेपर में थर्ड शेड्यूल या रिटेल प्राइस का लफ्ज आ गया तो हम 18% लगाया करेंगे और 25% लगाया करेंगे जब सवाल में लफ्ज लिखा हुआ कि मैं कौन सा रेट यूज कर रहा हूं, हाई रेट। और फर्दर टैक्स नहीं लगाएंगे, फर्दर टैक्स नहीं लगाएंगे। और अगर थर्ड शेड्यूल और रिटेल प्राइस का लफ्ज ना लिखा हुआ तो या 18% या हाई रेट अगर सवाल बता दे, और इन पे फर्दर टैक्स एप्लीकेबल है हर 25% पे, या अगर सेल टू अनरजिस्टर्ड हुई। हाँ ऑब्वियसली हर पे नहीं, सेल टू अनरजिस्टर्ड। ये बातें ऑलरेडी आपको पता है वैसे। तो कहां से पता चला करेगा कि रिटेल प्राइस पे रेट लगाना है, या तो थर्ड शेड्यूल लिखा होगा या रिटेल प्राइस लिखा होगा। और कहां से पता चलेगा 18 लगाना है या 25%, या तो रेट बता देगा 25% या लफ्ज यूज कर देगा हायर रेट है इस पे। हाँ हाँ हाँ, हो सकते हो सकते। डन, चलें आगे। आगे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन पेज 593। अच्छा मोहतरम, अब ये लिख लें सेक्शन 124 टाइप है। सेक्शन जो 11B है, ये तो आपको मैंने पढ़ाया भी नहीं था। फॉर इशूइंग एन असेसमेंट ऑर्डर आफ्टर कोर्ट ऑर्डर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 124 शैल अप्लाई। मोटेटस मोटेंडस का मतलब होता है उसी तरह। पेज नंबर 593। इसमें किसी को याद हो क्या क्या था? नॉर्मल हालात में कितने साल, सेट असाइड और रिफंड, डायरेक्ट रिलीफ। लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब है टाइम लिमिट फॉर इशूइंग ऑर्डर इन सर्टन केसेस। ये ऑर्डर कौन सा है? अपील इफेक्ट ऑर्डर।
बहरहाल ये इनकम टैक्स के एतबार से टेस्ट करेगा, सेल्स टैक्स में आगे तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है इनकम टैक्स वाला। और वैसे मजे की बात है, सेल्स टैक्स में तो अपील्स हमने पढ़ी भी नहीं, लेकिन अपील के बाद जो कमिश्नर का फैसला आने वो पता नहीं इसने क्यों डाल दिया। अच्छा जी, अच्छा इस लॉ में ना एज्यूम्ड असेसमेंट नहीं है कोई, इसलिए ये सेक्शन 122 की तरह का है, 11E 122 की तरह के। 122 में क्या लिखा हुआ था, अगर आपने कम टैक्स पे किया है, कम रेट लगाया है, किसी इनकम को मिस क्लासिफाई कर दिया किसी हेड में, तो आपकी अमेंडमेंट ऑफ, इधर लिखा हुआ है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट नहीं, असेसमेंट हो सकती है क्योंकि रिटर्न यहां एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर नहीं बनती, यहां रिटर्न एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर नहीं बनती। तो इफ फॉर एनी रीजन एनी टैक्स हैज बीन नॉट लगा, शॉर्ट लगा, या उसने गलत लगा दिया या कम टैक्स पे कर दिया, इनपुट वही सारी जो सेक्शन 122 में सर्कमस्टांसेस पड़ी थी उसी से मिलते जुलते हैं। तो ऑफिसर आफ्टर इशूइंग अ शो कॉज नोटिस शैल पास एन, ही मे अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर की जगह ही विल पास एन असेसमेंट ऑर्डर, क्योंकि यहां पे उसका तसव्वुर नहीं है। किसका तसव्वुर नहीं है? तो ये सेक्शन 122 है, लेकिन इसमें टाइम लिमिट्स नहीं दी हुई, तो अगले सफे पे जाके टाइम लिमिट्स दे दी हैं उसने, सेक्शन 122 की तरह के लिमिट्स फॉर असेसमेंट लिखा है आप लोगों ने 122 की तरह का। ये सेक्शन 11E भी 122 की तरह के और 11G भी 122 की तरह के। द शो कॉज नोटिस शैल बी इशूड विद इन 5 years, यहां पे अलग टाइम लिमिट्स हैं, और शो कॉज नोटिस के बाद अमेंडमेंट हो सकती है विद इन 180 days, ये इसकी अलग टाइम लिमिट्स हैं। लेकिन अगर आप एडीआरसी चले गए, स्टे ऑर्डर वगैरह ले लिया है, या आप खुद छुट्टी पे चले गए, तो वो दिन काउंट नहीं किए जाएंगे। लेकिन यहां से फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर नहीं गिनना, यहां से आपको प्रैक्टिस करवाई थी रेलिवेंट डेट से गिनना है, जिससे आपने टैक्स जमा करवाया है, क्योंकि यहां हर महीने का न्यूमेरिकल होता है, यहां साल का न्यूमेरिकल नहीं होता। इस वजह से टाइम लिमिट्स यहां से गिननी शुरू करनी है। तो ये सेक्शन 122 की तरह के हो गए, और ये सेक्शन 11F तो बिल्कुल अलग है, इसका किसी से ताल्लुक नहीं है। ये सेक्शन तो अल्लाह का शुक्र है सेक्शन 121 की तरह का हो गया, जिसका नाम ही क्या है, बेस्ट जजमेंट। और कहानी वही लिखी हुई है, मैंने इसलिए ब्रैकेट में आपको करवाया था। इफ अ पर्सन फेल्स टू फाइल रिटर्न आफ्टर नोटिस, नोटिस देने के बाद भी रिटर्न जमा नहीं करवाई, या डज नॉट प्रोड्यूस द रिकॉर्ड्स, वहां 4 बातें पड़ी थी जो डायग्राम बना के लाए थे हम, 4 मुजरिम, यहां सिर्फ 2 बातें। तो CIR में मेक अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, आगे थोड़ी सी बातें डिफरेंट भी लिखी हुई हैं। तो ये सेक्शन 121 की तरह के, लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अलग है। डन। तो सेक्शन 121 की तरह का कौन सा है, बेस्ट जजमेंट, और टाइम लिमिट और असेसमेंट ये सेक्शन 122 की तरह के, और एक सेक्शन 124 की तरह। चलें आगे क्या लिखा हुआ है, सेम तो नहीं लिखेंगे, मतलब थीम बता रहा हूं ना क्या है, टाइम लिमिट्स भी डिफरेंट है, अंग्रेजी भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, मतलब थीम बता रहा हूं ना क्या है। जी बोलें, पेज नंबर, ओहो ये तो वो छोटी सी बात लिखी हुई है ऐसे ही, ये आईकेप की किताब में भी गलती रहेगी हुई है, आप लोग भी याद कर लें इस गलती को। सेल्स टैक्स रिटर्न में आपने बता देना है ये सारी चीजें, एक्सेप्ट अगर आप सेल करें बीइंग अ रिटेलर किसी को 1 लाख से कम की चीजें, तो फिर उसका नाम वगैरह पूछने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लीजिएगा। 1 लाख से कम की चीजें अगर रिटेलर बेचे तो उस बंदे का नाम पूछने की जरूरत नहीं है, अगर बंदा एंड कंज्यूमर है। नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग, छोड़ो। हाँ आगे क्या लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 21 611 पेज पे आ जाए। इधर क्या लिखा हुआ है, क्या चीज, ओ हाँ 611, वो भाई एग्जांपल आपको करवाई थी, किसी ऑनलाइन बच्चे ने बताया था कि यहाँ हमने एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज लिख दिया था। एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज तो कुछ नहीं होता, ये कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये देखिए मैंने रेड मार्कर से जो चेंजेस किए हैं, ये एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज तो नहीं था, ये तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज था। जी आप लोगों ने सही कर लिया, एग्जाम्पल मिल गई कहीं, वरना तस्वीर खींच लें। पेज नंबर, वो तो कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया था, वैसे ही वो गलती से एसेट्स लिखा गया था। आगे चलें।
630 630 तो नहीं, वो छोड़ें, एक और चीज लिखी होगी। ये क्वेश्चन 6 टाइम मिला तो करेंगे। डी रजिस्ट्रेशन रिवाइज करवानी है, ये तो यहाँ पे होनी चाहिए थी ना, डी रजिस्ट्रेशन रिवाइज करानी है। इसका पेज नंबर कौन सा, डी रजिस्ट्रेशन रिवाइज करवानी है? सिक्स वन थ्री। हाँ अच्छा माय डियर, डी रजिस्ट्रेशन ना 3 सूरतों में होगी। डी रजिस्ट्रेशन 3 सूरतों में होगी। नंबर 1, पेज 613, अगर आप अपना बिजनेस बंद कर दें, अगर आपकी बिजनेस की सेल एग्जेम्प्ट हो जाए, या फिर आप 6 माह तक अपनी रिटर्न जमा ना करवाएं। अच्छा, एक आम बिजनेस अगर 6 माह तक अपनी रिटर्न जमा ना करवाए, एक बड़ा बिजनेस है होंडा वाले, उनको भी डी रजिस्टर कर देंगे, जाओ आज के बाद गाड़ियां 100 की बेचो? नहीं नहीं, ये मेरे ख्याल से डी रजिस्टर उन्हीं को करेंगे जिनका बिजनेस बंद हो चुका है या सेल एग्जेम्प्ट हो चुकी है। उन्हीं ने अगर 6 महीने तक खुद रिटर्न जमा ना कराई तो उनको जाके हम क्या कर देंगे? आम बंदा तो 3 महीने भी रिटर्न जमा ना करवाए तो उसको सस्पेंड कर देते हैं भाई। आम बंदा तो 3 महीने भी रिटर्न जमा ना करवाए उसको सस्पेंड कर देते हैं। पेज 615 पे पढ़ें, अगर आम बंदा 3 महीने भी रिटर्न जमा ना कराए उसे सस्पेंड करते हैं, सस्पेंड करके ब्लैक लिस्ट। तो ये कौन से लोग होंगे जो 6 महीने रिटर्न जमा ना कराएं? तो बेहतर है इनको डी रजिस्टर ही कर दिया जाए। जाओ यार, जान छोड़ो। इनका बिजनेस बंद हो रही है, जिनकी सेल एग्जेम्प्ट हो रही है, खुद आके बता दें। अगर नहीं बताया तो हमें पता चले कि 6 महीने से ये बंदा नहीं आ रहा, तो बेहतर है इसको क्या कर दें? डी रजिस्टर कर दें। शायद कारोबार ही शुरू नहीं हो पा रहा बेचारे का, या हो गया शुरू तो बंद करके चला गया। डन, ओके। बाकी डी रजिस्टर में लिखा हुआ था आपको ऑडिट वगैरह शुरू होगा और 90 दिन के अंदर वो कंप्लीट होगा, इस तरह का लिखा हुआ था। ओके, नाउ let us start doing these questions. Question 53, 54, 49, 19, 18b. Question 53 से शुरू करें। पेज नंबर 642। 54 भी डाला हुआ मैंने। Jelly Enterprises sales tax failed to file return despite receiving a notice from commissioner. कमिश्नर से नोटिस आने के बाद भी रिटर्न जमा नहीं करवाई सेल्स टैक्स में। अभी पढ़ा के आया हूं, बेस्ट जजमेंट, बेस्ट जजमेंट लिखा नहीं हुआ कहीं, बेस्ट जजमेंट, बेस्ट जजमेंट होगी। डन, आगे चलें। Asim Mir planned to start a manufacturing business and obtain sales taxation in March. However, due to unforeseen circumstances, he was unable to start his business as planned. लेकिन बिजनेस शुरू ही नहीं कर सका। रजिस्टर करवा लिया हुआ मार्च में। Consequently, no sales tax return for filed from March to August, as he did not engage in any business. और उसने फिर रिटर्न भी जमा नहीं करवाई। रजिस्टर करवाया अपने आप को, फिर उसने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की रिटर्न भी जमा नहीं करवाई क्योंकि उसने काम ही नहीं किया। रिक्वायरमेंट बता दें सेल्स टैक्स रिटर्न की, द रिक्वायरमेंट टू फाइल रिटर्न एंड कॉन्सिक्वेंसेज इफ एनी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। एक तो आप ऐसा करें कि ये बताएं कि रिक्वायरमेंट क्या है रिटर्न जमा करवाने की। मेरे भाई चैप्टर 22 की पहली लाइन हमने पढ़ी थी, जो बंदा कोई टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं करेगा वो कौन सी रिटर्न जमा करवाएगा? निल रिटर्न। तो हम लिख के आएंगे ही विल फाइल अ निल रिटर्न फॉर ऑल ऑफ द
months. He is required to file, उसे करनी चाहिए थी nil return showing no sales taxes payable. इसको जमा करवानी चाहिए थी। भाई रिटर्न जमा ना करवाने पे जुर्माना क्या है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये पता नहीं इसने क्यों डाला है इधर। तो आई कैप ने ऐसे जनरल सा जवाब दिया हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि इसको जुर्माना पड़ सकता है, बस कॉन्सिक्वेंसेज हल्के से वो लिख गया है कि इसको जुर्माना पड़ेगा, ही मे पे पेनल्टी। तो वो पेनल्टीज है ही नहीं हमारे सिलेबस में, आप पता नहीं इसने क्यों डाली है यहाँ। पावर ऑफ द कमिश्नर इन अबव सिनेरियो दैट वाज हाईली टेक्निकल। भाई पावर ये है कि 6 महीने से जो बंदा ना आए बेहतर है उसको डी रजिस्टर कर दो, तो ये डी रजिस्टर वाला लिख के आना था। अब इसको डी रजिस्टर कर दें, कोई इसका वो जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस ही नहीं कर रहा। इतने हाई लेवल पे तो नहीं टेस्टिंग होनी चाहिए अब। चलो तो कमिश्नर इसको क्या करें माय डियर, क्योंकि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एग्जैक्ट उसने 6 महीने डाले हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन भी ना हो। जो 6 महीने से नहीं आ रहा, और अगर एक बंदा 3 महीने से नहीं आ रहा और एक्टिविटी कर रहा है लेकिन फिर भी टैक्स जमा नहीं करवा रहा, उसको डी रजिस्टर नहीं करना। उसको क्या करना है, अभी तो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि इसका कारोबार है ही नहीं बेचारे का, तो बट ठीक है बेहतर है डी रजिस्टर कर दें, रजिस्टर रखने का फायदा क्या है। ओके, इसने एक सवाल पूछा है अगले सफे पे, ये तो आसान सा है, सिनेरियो बेस्ड है। सेल्स टैक्स लायबिलिटी पे आपने इंपैक्ट बताना है दो बंदों की, सेलर की और बायर की। अब जरा इंटरेस्ट लें, अटेंटिव हो जाएं। सेल्स टैक्स लायबिलिटी पे आपने इफेक्ट बताना है सेलर की और बायर की। मुझे ये बता दें कि सेल बढ़ने से, जिसे आउटपुट भी कहते हैं, सेल बढ़ने से टैक्स लायबिलिटी किसी भी बंदे की, बोलें, बढ़ जाती है, और सेल कम होने से या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, परचेज या इनपुट बढ़ने से, परचेज बढ़ गई ना, वर्किंग वन की फिगर बढ़ गई तो फेस पे बड़ी आई फिगर, जब वर्किंग वन की फिगर बड़ी आई तो वर्किंग वन की फिगर बड़ी आने की वजह से कम वाली फिगर बढ़ गई, तो टैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टैक्स लायबिलिटी ओवरऑल, जो टैक्स लायबिलिटी बना दे पेएबल टू गवर्नमेंट, और सादा सी बात है ना, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट बढ़ेगा तो टैक्स, इनपुट बढ़ेगा तो टैक्स कम होगा, और अगर इनपुट कम होगा तो टैक्स बढ़ जाएगा। नोट करें। क्या हुआ? ओके, Wasim and Sons are registered person, sold goods to Halim and Sons। तो वसीम कौन है? सेलर, और ये बायर, ये सेलर हो गया, ये बायर हो गया। Under the provision of Sales Tax Act, for each of the following independent cases, specify the document which Wasim's son and
हलीम सन्स आर रिक्वायर्ड टू इशू इफ एनी, अगर एंड स्टेट द इफेक्ट इंक्रीज डिक्रीज और नो इफेक्ट, इंक्रीज डिक्रीज और नो इफेक्ट ऑन सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ वसीम एंड, वो बोले हलीम। हलीम रजिस्टर्ड है और इसने 25% चीजें वापस कर दी हैं, बेची थी हमने इसको फरवरी में और वापस कर दी हैं जुलाई में। तो ये बंदा रजिस्टर्ड है, तो इसने चीजें वापस कर दी हैं मार्च अप्रैल मई जून, 3-4 महीने बाद इसने चीजें वापस कर दी हैं। अब बोलें जी सिनेरियो कौन सा है? ही रिटर्न्ड गुड्स, सिनेरियो ढूंढते हैं जी। ही रिटर्न गुड्स, चैप्टर कौन सा? चैप्टर 21। बोलें जी रिटर्न्ड गुड्स वाला कौन सा सिनेरियो है? पहला और दूसरा है ना, उसमें बायर कहता है रजिस्टर्ड है। अब बताएं कौन सा सिनेरियो है? बायर रजिस्टर्ड है। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज मेड अ सेल, हम तो रजिस्टर्ड हैं ही, एंड बायर रजिस्टर्ड हो तो बायर शैल इशू अ डेबिट नोट। आप बता दें हमारे लॉ ने किसके कंधे पे जिम्मेदारी डाली? बायर। बता दें बायर कैसे पता चला रजिस्टर्ड है? ये लफ्ज पढ़। आप बोलें अगर रजिस्टर्ड बायर चीजें वापस करता है तो सिनेरियो कौन सा? 1। अब लोड किस पे डाला लॉ मेकर ने? सेलर पे, बायर पे? कौन सा नोट इश्यू करे? डेबिट नोट। तो बायर डेबिट नोट इश्यू करेगा, ये कोई नोट इश्यू। डन। आगे चलें। इंपैक्ट ऑन सेल्स टैक्स लायबिलिटी, इसकी परचेज कम होगी, इजी मार्क्स लें। परचेज कम होने से टैक्स इसका बढ़ जाएगा। इसकी एंट्री मैंने इसलिए नहीं की थी कि इसने नोट इश्यू नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं कि इसने एंट्री करनी नहीं, वो बेचारे की चीजें वापस आ गई हैं जो उसने बेची थी। इसकी परचेज कम हुई थी, इसकी क्या कम होगी? इधर क्यों नहीं देख रहे? इसकी परचेज कम होनी है, इसकी क्या कम होगी? सेल कम होने से इसको गवर्नमेंट को नुकसान होगा, इस तरह ना सोचें, डायग्राम बना ली हुई है। सेल कम होने से टैक्स लायबिलिटी कम होगी, तो इसकी टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। 180 डेज वाली लिमिट नहीं लगानी, वो तब लगानी है जब 180 डेज गुजरे, फिर देख लेंगे किस गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। ये टाइम बचाइएगा पेपर में। 180 वाली डेज वाली लिमिट नहीं लगानी, क्योंकि 180 डेज वाली लिमिट तब लगाएंगे जब 180 डेज गुजरे। अभी तो 4 महीने गुजरे हैं। अब आप मुझे हेल्प करें अगले सॉल्व करने में। कहते हैं बायर रजिस्टर्ड नहीं है और उसने 25% चीजें वापस कर दी हैं मई में, और मई में अभी अभी ताजा ताजा किधर है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, बस ये 2-3 महीने के अंदर चीजें वापस कर। 180 डेज वाली लिमिट तो है ही नहीं। वैसे भी नोट पहले इशू करवाइएगा, नोट इशू करवाने के बाद 180 डेज वाली लिमिट देखिएगा, पहले 180 डेज वाली लिमिट नहीं देखती। नोट तो इशू होना ही होना है, नोट 180 डेज के बाद भी इशू हो सकता है। एडजस्टमेंट फिर देखेंगे करनी है या नहीं करनी। नोट इशू हो सकता है 2000 दिन बाद भी नोट इशू हो सकता है। नोट इशू करने में लिमिट नहीं है, लिमिट किसके ऊपर है? 180 डेज की एडजस्टमेंट पे, यानी न्यूमेरिकल में एडजस्ट करना है या नहीं करना। नोट तो जब मर्जी इशू करें। अच्छा जी, सिनेरियो बताएं। हमारा बायर अब अनरजिस्टर्ड है और चीजें वापस हो गई हैं। ढूंढें, बायर अनरजिस्टर्ड है और चीजें वापस हो गई हैं। अब किसके कंधों पर लोड डालें? सेलर के कंधों पे। कौन सा नोट? इधर देखें ना, कौन सा नोट? क्रेडिट नोट। कौन इशू करेगा? सेलर। तो सेलर विल इशू अ, इसके कंधों पे कोई जिम्मेदारी नहीं। अब सेलर कौन है? रजिस्टर्ड। और बायर कौन है? बायर न्यूमेरिकली नहीं सॉल्व करेगा। ये ना बताइएगा इंक्रीज डिक्रीज, बायर न्यूमेरिकली नहीं अपना सॉल्व करेगा। बायर है ही कौन? अनरजिस्टर्ड लोग अपने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते।
इंक्रीज डिक्रीज होगा इसका, लेकिन परचेज सेल होगी। मैंने तो इनपुट आउटपुट देखना होता है। ये अनरजिस्टर्ड लोगों में तो सेल्स टैक्स लगता ही नहीं। डन। अच्छा, आप बताएं इसकी सेल क्या हो रही है? कम हो रही है। सेल कम होने से टैक्स कम हो जाएगा। कोई सेल रिटर्न, पहले भी सेल रिटर्न थी, अभी सेल रिटर्न। HS is registered under sales tax act and returned 25% goods in September। ये तो 1 वाला ही हो गया। टाइम पीरियड ज्यादा है। नोट इश्यू करवा दीजिएगा, नोट इश्यू करवा दीजिएगा। नोट में नहीं देखा जाता, नोट इश्यू करवा दें, फिर टैक्स लायबिलिटी में इंपैक्ट देखते हैं। कहते हैं बायर कौन है? रजिस्टर्ड। बायर कौन है? रजिस्टर्ड। इसको छोड़ें, चीजें 25% वापस हो गई हैं। आप जाके ढूंढें बायर रजिस्टर्ड है, दोबारा यहीं आ गए तो बायर पे लोड डालें। कौन सा नोट इश्यू करें? डेबिट नोट। ठीक है। आप जरा दिन देखें, सेल कब की थी? फरवरी में। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बिल्कुल फरवरी के एंड पे भी पूरी हुई होगी तो अगस्त में 180 डेज पूरे हो गए होंगे। इसलिए इसने मार्जिन अच्छा खासा रखे। 8 महीने हैं दरमियान में टोटल। दरमियान में मतलब 6 हैं, फरवरी अलग है, ये सितंबर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दरमियान में 6 हैं, तो अब 180 डेज गुजर गए होंगे। अब मुझे बता दें, आप लोगों ने थोड़ी सी एफर्ट ऊपर की हुई है कि इस एडजस्टमेंट से गवर्नमेंट को नुकसान होगा। अगर इस तरह नहीं याद तो कोई मसला नहीं, इस तरह तो मैंने आपको क्लास में नहीं करवाया था। पहले आके देखें आप कि सेलर के एंगल से ये परचेज कम करे तो ये क्या करेगा? सेल कम करने से आउटपुट, आउटपुट कम होने से गवर्नमेंट को, इसलिए ये एडजस्टमेंट 180 दिन बाद ये बंदा नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे के पास आए, ये क्या कम कर रहे हैं? परचेज कम करने से टैक्स हमारा। आपको पता है इन दोनों में गवर्नमेंट को नुकसान होता है, मैंने आपको बताया हुआ था। आउटपुट कम करने से गवर्नमेंट को नुकसान होता है, इनपुट बढ़ाने से। तो परचेज कम करने से गवर्नमेंट को, भाई टैक्स बढ़ है ना। एक फिक्र आप लोगों को असल में भूल गया, मैंने याद करवाया था। इफ आउटपुट इज रिड्यूस्ड और इनपुट इज इंक्रीज्ड, द एडजस्टमेंट कैन ओनली बी मेड विद इन 180 डेज। ये फिक्र आप लोगों को याद करवाया था। आप बताएं परचेज क्या हो रही है? परचेज कम होने से गवर्नमेंट को फायदा होगा, तो ये एडजस्टमेंट जब मर्जी करें। तो सेलर अपने न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, लेकिन बायर अपने न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट कर सकता। तो ये लिमिट यहां पे अप्लाई हुई है कितने दिनों वाली? अगले दोनों उसने आसान दी है एडजस्टमेंट्स कर आके ना एंड पे बिल्कुल हलवा प्रोग्राम में चलाते हैं। उसमें ना दिन भी नहीं गिनने, क्योंकि 180 दिनों में जो मर्जी किया करें, तो जब दिन गिनने नहीं तो फिर दिन वाली बात जहन में लाएं बिना। VOS एंड उसका सेल्स टैक्स वर गलती से कम, सेल कम रिकॉर्ड की थी सेलर ने। आप बता दें सेल कम की थी रिकॉर्ड, अब उसको सही कैसे करें? सेल को बढ़ा दें, सेल को बढ़, यही हल है ना। अंडरस्टेट की हुई चीज को क्या क्या कैसे सही करते हैं? बढ़ा देते हैं। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द VOS लो है, then the seller shall issue a debit note। आप बताएं हमारे पे जिम्मेदारी क्या है? बायर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ये अपने आउटपुट को बढ़ाएगा और ये अपने इनपुट को बढ़ाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहां एंट्री नहीं होती, यहां एंट्री होती है लेकिन नोट इश्यू नहीं होता, इसलिए हमने एंट्री नहीं लिखी हुई। ये अपने आउटपुट को बढ़ाएगा, इससे गवर्नमेंट को फायदा नुकसान तो देखना ही नहीं इसमें, बस ये अपने आउटपुट को बढ़ाएगा और दूसरा बंदा अपने, इससे क्या होगा? इंपैक्ट ऑन टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी होती है वो जो पेएबल टू गवर्नमेंट आ रहे हैं एंड पे। इंपैक्ट ऑन आउटपुट इनपुट नहीं पूछा, वो फिर और ही कहानी होती है। इंपैक्ट ऑन टैक्स लाइबिलिटी पूछा। टैक्स लाइबिलिटी का मतलब है पेएबल टू
गवर्नमेंट। द VOS was erroneously overstated by seller, सेलर ने ज्यादा प्राइस चार्ज कर दी थी, तो दोनों पे लोड डलेगा। एक्नॉलेजमेंट भी है यहां, तो थी ना एक्नॉलेजमेंट भी। हमें पता कैसे चल रहे पेपर में ये सिनेरियोस टेस्ट हो रहे हैं, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड, अंडरस्टेटेड, ओवरस्टेटेड, यहां से पता चल रहा है जी। आप बताएं, एक क्रेडिट नोट इश्यू करेगा और दूसरा एक्नॉलेजमेंट में डेबिट, इसकी सेल कम होगी। अच्छा, डेबिट क्रेडिट नोट इश्यू करते हुए ये साइड देखा करें, और सेल्स टैक्स बढ़ है या कम हो रहा है, इसमें ये देखा करें। बोले सेल कम होने से आउटपुट, आउटपुट कम होने से हमारा ओवरऑल टैक्स कम हो जाएगा, आउटपुट कम होने से हमारा ओवरऑल टैक्स कम हो जाएगा। तो क्या लिखें यहां पे, डिक्रीज। डन, आगे चलें। और इसकी परचेज कम हो रही है, परचेज कम होने से इनपुट कम होगा, इनपुट कम होने से टैक्स लायबिलिटी, तो यहां पे बेटे टैक्स लायबिलिटी तो असूली तौर पे दोनों की किताबों में मिरर इमेज होना चाहिए, एक डिक्रीज करे तो दूसरे की इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन अगर खुदा ना खासा आ जाता ना कि आउटपुट इनपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, वो फिर अलग था। अभी हम आउटपुट इनपुट पे फर्क देख रहे हैं या आउटपुट इनपुट की वजह से पेएबल टू गवर्नमेंट पे फर्क देख रहे हैं। अगला सवाल बताएं कौन सा, 49। अच्छा, ये जो मैन्युफैक्चरर ने अपने आप को रजिस्टर कराना है नहीं कराना, इसमें ना बाकी लिमिट्स भी बताइएगा कि तुम रेजिडेंशियल एरिया में तो हो, लेकिन अगर तुम्हारी सेल इससे नीचे और एम्प्लॉइज 10 से कम है, तुम कॉटेज इंडस्ट्री हो, फिर तुमने अपने आप को रजिस्टर, वरना तुमने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। होलसेलर में कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, बस दो बंदों में लिमिट है, मैन्युफैक्चरर कॉटेज इंडस्ट्री ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना, बोले ना, मैन्युफैक्चरर कॉटेज इंडस्ट्री ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करना, बाकियों ने रजिस्टर, लेकिन इसमें बाकी शराइत भी बता के आइएगा। और रिटेलर में अगर टायर 1 रिटेलर है तो उसने अपने आप को रजिस्टर करवाने, अदर देन टायर 1 ने रजिस्टर। लेकिन एक्सपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें कोई लिमिट नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर एग्जेम्प्ट सेल कर रहा है, इसलिए इसने अपने आप को रजिस्टर, अगर टैक्सेबल सेल कर रहा होता तो रजिस्टर करवाना है। ये सारा ना सेक्शन 14 है। एक्सपोर्टर अपने आप को मैंने कहा था रजिस्टर करवाएगा इफ उसने रिफंड लेना है, और कौन बंदा है जो दुनिया में रिफंड नहीं मांगता, इफ रिफंड लेने तो वो अपने आप को रजिस्टर करवाएगा। सेक्शन 14 घर जाके देख लीजिएगा, सारा उसके अंदर है सारा। डन। अब नहीं, एक मिनट लगे हाथों, ये देखें जो लेटेस्ट टाइम का सवाल था, उसमें उसने पूछा था कि इन लोगों ने अपने आप को इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाना है या नहीं। तो पहले सेल्स टैक्स के एंगल से बात कर लें। हमने लिख के आना था अगर अदर देन टायर 1 है तो नहीं करवाना, और अगर टायर 1 है तो करवाना है। इसमें हमने लिख के आना था ये सिर्फ एग्जेम्प्ट सेल करे, इसने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना। ये तो करवाए बस फिर, लेकिन अगर ये कॉटेज इंडस्ट्री है तो ना करवाए। ये मैन्युफैक्चरर और रिटेलर का ही फट है ना, बाकी तो कोई नहीं। एक्सपोर्टर के बारे में लिख के आना था अगर ये रिफंड लेना चाहता है तो करवा दे। ओह, डिविडेंड इनकम वाले पे सेल्स टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस, बस इस तरह लिखाना था। अच्छा, आप बताएं इनकम टैक्स के एंगल से क्या करेंगे। रिटेलर बोल के हैं कुछ, इफ हिज टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 4, बिजनेस का चैप्टर किस किस पे लगता है, चैप्टर 8 किस किस पे लगता है, रिटेल, होलसेलर, डीलर, सब पे लगता है बिजनेस का चैप्टर। तो बताइए अगर रिटेलर की इनकम 6 लाख से, तो इसने अपने आप को रजिस्टर करना है। एक और बात भी लिखी हुई थी ना,
whether each of the following are required to file return, और रिटर्न भी जमा करवाएगा या नहीं। तो मेरे भाई आपने रिटर्न, अगर उसने ऐसे टोन किए में तो कोई जरूरत नहीं है, तो आप बता के आएंगे कि रिटेलर अगर वैसे 3 लाख से 6 लाख कमा रहा है तो भी रिटर्न जमा करवाएगा, और अगर 6 लाख से ऊपर करवा रहा है तो रिटर्न भी जमा करवाएगा और टैक्स भी जमा करवाएगा। रिटर्न तो जमा करवाएगा ये, और अगर 3 लाख से कम है तो फिर रिटर्न जमा। तो ये 2-3 बातें लिख सकते थे। अ पर्सन डीलिंग एक्सक्लूसिवली इन, फिर इनकम टैक्स में भी इसकी सेल एग्जाम्प्ट होंगी, फिर शायद एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा हो तो एग्जाम्प्ट सेल वाले ने फिर रजिस्टर इनकम टैक्स में अपने आप को नहीं करवाना, फिर शायद एग्रीकल्चर इनकम होगी। आगे चलें। अ मैन्युफैक्चरर, इसमें कॉटेज इंडस्ट्री कोई तस्वर नहीं है, और इधर टायर 1 नॉट टायर, इसमें कॉटेज इंडस्ट्री कोई तस्वर नहीं है। इसमें बस क्या बता के आएंगे, इफ द मैन्युफैक्चरर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 6 लाख, बल्कि 3 लाख से भी ज्यादा है। 3 लाख से 6 लाख वाले ने रिटर्न जमा करवानी है, और 6 लाख से ऊपर वाले ने तो मस्ट जमा करवानी है, और टैक्स तब जमा करवाने जब इसकी इनकम 6 लाख से ज्यादा है। और एक्सपोर्टर के लिए भी वही बात, अगर 6 लाख, अगर 3 लाख से 6 लाख कमा रहे तो रिटर्न जमा करवाएगा, और 6 लाख से ऊपर कमा रहा है तो रिटर्न भी जमा करवाएगा और टैक्स भी जमा करवाएगा। विडो की डिविडेंड इनकम है, भाई विडो को रिलैक्स तब है जब गाड़ी हो या घर हो, वरना रिलैक्स नहीं है। फिर विडो को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। विडो अगर एफटीआर इनकम कमा रही है तो आपको पता है विडो को सिर्फ 4 सूरतों में रिलैक्सेशन दी थी हमने, तो ये तो एफटीआर इनकम कमा रही है। और याद रखिएगा एक बात जिंदगी में, एफटीआर इनकम वाले ने रिटर्न जमा करवानी होती है, चाहे आपकी रिटर्न चाहे आपकी एफटीआर इनकम 1 लाख ही क्यों ना हो। ये भी याद रखिएगा, चाहे आपकी इनकम 1 लाख ही क्यों ना हो, फिर भी आपने रिटर्न जमा करवानी है, क्योंकि पहला सफा पढ़ें, पहले सफे पे हमने पढ़ा था बस एफटीआर वाले ने रिटर्न जमा करवानी है। किधर लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर अ पर्सन हुज इनकम इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। इसमें 6 लाख भी नहीं है, डिविडेंड 10 रुपए भी आप कमा रहे हैं तो आप क्या जमा करवा के आएंगे? 6 लाख तो लिमिट नॉर्मल रिजीम के अंदर है ना। अच्छा, ये 3 लाख 6 लाख वाली जो बात है ना, आईकेएफ ने सिर्फ एक जगह डाली है रिटेलर में, और नीचे मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर में कॉपी पेस्ट कर दी, एज अबव लिख के आगे, क्योंकि बात बहुत लंबी थी। तो आईकेएफ ने अपने सोल्यूशन में भी इसी तरह किया हुआ है। तो आम असल में ना इनकम टैक्स में कोई चक्कर नहीं है, रिटेलर हो, होलसेलर हो, डीलर हो, एक्सपोर्टर हो, सबके लिए एक ही रूल है कि अगर बिजनेस इनकम आपकी 3 से 6 लाख है तो आपने रिटर्न जमा करवानी है, और अगर 6 लाख से ऊपर है तो रिटर्न भी जमा करवानी है। और क्लियर? ओके जी। 19 हो गया हमारा, निकालें जी 19। बताएं पेज नंबर 634। चैप्टर नंबर 634। जी बोले। क्वेश्चन नंबर 19। किन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराने? 3 लोगों ने, और प्रोसीजर उधर सेक्शन में डिटेल से लिखा हुआ है। आप बताएं कि अगर मैं इनपुट का रिफंड लेना चाहता हूं क्योंकि मेरा इनपुट आउटपुट से ज्यादा हो गया है, तो याद रखिएगा मैंने आपको 2 सेक्शन बताए थे। एक्सपोर्ट सेल वाले के लिए सेक्शन था 10, और नॉर्मल सेल वाले के लिए सेक्शन था 8B। ये याद रखिएगा। ये मैंने आपको वो इनपुट का एक दफा 5 सिनेरियोस करा के नोट्स में भी डलवाए थे। इनपुट का रिफंड लेने के लिए कितने सिनेरियोस हैं? 2। अच्छा, consequences of non-payment of entire tax due as indicated in return। एंटायर का लफ्ज उसको नहीं लिखना चाहिए था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। असल में अगर आप इंडिकेटेड इन रिटर्न का लफ्ज ढूंढेंगे ना,
तो वो आपको यहां मिलेगा, पूरे लॉ में सिर्फ एक जगह। देखिए थोड़ी डिफरेंट बातें एंड के लिए रखी होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर ओवरऑल ही ऐसा आता है, पेपर में ओवरऑल नॉर्मल बातें भी आती हैं और कुछ रिवीजन ना होने की वजह से भी आपके जहन में चीजें नहीं है। तो एज इंडिकेटेड इन रिटर्न वाली जो लाइन है ना, वो ये है, सेक्शन नंबर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये where a registrant pays less tax as indicated in return। अच्छा ये सवाल पेपर में दो तरह आ रहा है भाई, इधर ऊपर देखो, ये सवाल पेपर में दो तरह आ रहा है। एक आ रहा है कि हाउ वी कैन रिकवर अ टैक्स फ्रॉम अ पर्सन विदाउट गिविंग हिम अ शो कॉज नोटिस। दो दफा ये सवाल इस तरह आया, एक दफा हिस्ट्री में इस तरह आया है कि मैंने इंडिकेट किया रिटर्न में कुछ और टैक्स कम जमा कराया या बिल्कुल ही जमा नहीं करवाया। तो कम जमा करवाना इसे टेस्ट करना चाहिए था, इसने निहायत ही भयानक लफ्ज लिख दिया, इसने कहा बिल्कुल ही जमा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेस पेमेंट एज इंडिकेटेड इन रिटर्न तो समझ आता है, उसने लेस पेमेंट को बिल्कुल ही लेस करके क्या कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वही सिनेरियो बन गया। अब ये सेक्शन देखें, दो तरीके से टेस्ट हो रहा है। नंबर 1, इन विच केसेस एंड हाउ कमिश्नर कैन रिकवर अ टैक्स विदाउट इशूइंग अ, एक तो इस तरह सवाल आ रहे हैं ये पेपर में, दूसरा ये सवाल इस तरह भी आ रहा है कभी कभी पेपर के अंदर कि a person has pays less tax या zero tax as indicated in his return। डन। अगला तो आसान है, प्रोविजनल फाइनल एडजस्टमेंट, चैप्टर के आखिरी सफे पे था। आगे चलें, 18B, list down the particulars to be mentioned in debit note issued by supplier in the event of change in value of, चेंज तो तीसरा चौथा सिनेरियो है, चेंज कौन सा सिनेरियो है, और उसमें तीसरे चौथे में खुद ढूंढिएगा घर में कि सेलर कब डेबिट नोट इश्यू करता है, वो तीसरा है। तो मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि ये खास बिल्कुल इसने सवाल पूछा था, जज हो जाना चाहिए था आपको। और कौन सा है, 17B, और बस, अच्छा जी, अच्छा 17B के बाद रह क्या जाएगा, ये एक दफा पहले सारा देख लें। अच्छा एक मिनट, ये लेटेस्ट अटेम्प्ट के कुछ सवाल हैं, आपको इस दफा ये नहीं आने, लेकिन करने हुए तो आप लोगों ने कहे तो हल्का फुल्का डिस्कस करना है, मैंने इनको कुछ सॉल्व नहीं करवाना, इसमें से एक दो तो मैंने डिस्कस कर भी लिए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पार्ट सी के शुरू में मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद हमारा बच गया चैप्टर 21 के अंदर क्वेश्चन 6, ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें मैंने सेल्स टैक्स की वो एडजस्टमेंट डाली हैं जो पास पेपर की हैं लेकिन हमने किसी क्लास में नहीं की, लेकिन ये सारी नॉन रेकरिंग एडजस्टमेंट्स हैं। ये एक न्यूमेरिकल बच गया, ये 5 मिनट का ये कॉन्सेप्ट है, ये न्यूमेरिकल अगर आधे घंटे के अंदर हो जाए, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन 1 है इसमें हमारा कोई आधा पौना घंटा लग सकता है, तो ये आधा घंटा 1 घंटा सवा घंटा ये हो गया। जनरल डिस्कशन ऐसी 4-5 मिनट की। चैप्टर 18 में से 2-3 सवालों की 2-3 एडजस्टमेंट्स हैं छोटी छोटी, इन पे 5-5 10-10 मिनट लगेंगे ताकि ये रिवाइज हो जाए, तो ये सॉर्ट ऑफ कोई 1.5-2 घंटे का काम रह गया। तो ये मैंने कहा आपके सामने रख दूं, घर जाके लेना है घर जाके ले लीजिएगा, बाद में लेना है बाद में ले लीजिएगा, हो सकता है इसमें से भी मैं आधा काम करवाऊँ आधा ना करवाऊँ, ये तो नेवर एंडिंग स्टोरीज है, जितने मर्जी पास पेपर खोल के बैठ जाए वो तो नेवर एंडिंग स्टोरीज हैं। अच्छा जी लेकिन ये एक बात इंपॉर्टेंट है ज़रूर जो मैं करूँगा, ये अब आई के अपने टेस्ट करनी छोड़ दी हुई है, लेकिन पास पेपर के 3 और 5 में उसने टेस्ट की थी चैप्टर 23 में। भाई रिजवान इज अ सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस इन द नेम ऑफ रिजवान एंटरप्राइज। उसने फरवरी 15 को चीजें बेची हैं कस्टमर को, अब वो क्रेडिट नोट इशू करना चाहता है, और खुद ही सवाल ने बता दिया कि वो क्रेडिट नोट इशू कर सकता है या नहीं। भाई इसमें अब दिन गिनने कैसे हैं, 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15, जल्दी करें, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त को ही तकरीबन पूरे हो चुके होंगे 180 दिन, या 16-17 अगस्त को हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट डेट उसने सितंबर की नहीं दी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सेफ एंड पे रखा है, 15 अगस्त तक ही तकरीबन 180 पूरे हो गए होंगे, या 17-18 अगस्त को हो जाएंगे, तो 180 डेज गुजर। लेकिन पहले देख लेने दें सिनेरियो कौन सा है, हम सेलर हैं या बायर हैं। रिजवान इज कैरिंग ऑन द बिजनेस, ही सोल्ड गुड्स, तो हम कौन हैं,
सेलर। हम कौन है? मुसलमान, हम सेलर हैं। तो सेलर के बारे में जरा देखें रूल क्या है। अगेंस्ट विच ही इंटेंड्स टू इशू अ क्रेडिट नोट, या दूसरा सिनेरियो है या चौथा सिनेरियो। ठीक है, अब मुझे बताएं दोनों सिनेरियोज में सेलर गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। पहले आपने मुझे नोट का नाम बताया, वो जो डब्बा अभी बना के आए थे, नोट का नाम बताया, इंपैक्ट ऑन सेल्स टैक्स लायबिलिटी, चाहे ये सिनेरियो चाहे ये सिनेरियो, सिनेरियो दूसरा या चौथा जो मर्जी हो सकता है, हमने पेपर में नहीं बता के आना दूसरा या चौथा है। हम पेपर में लिखे आएंगे इफ ही इज इशूइंग अ क्रेडिट नोट देन आउटपुट विल रिड्यूस, इफ आउटपुट विल रिड्यूस this adjustment can only be made within 180 days. Therefore Rizwan now cannot issue this credit, वो क्रेडिट नोट इश्यू तो कर सकता है, therefore Rizwan cannot make this adjustment. However अगर कमिश्नर से इजाजत मिल जाए तो 180 दिन और ले ले। खुदा के लिए थ्योरी के सवालों में ये बता के आइएगा, इतने सख्त दिल ना बनिएगा कि बिल्कुल फतवा दें तुम कर ही नहीं सकते, उसे रिलैक्स तो करके आए। हाउएवर कमिश्नर में रिजवान तुम्हारी रिक्वेस्ट पे एक्सटेंड कर दे 180 डेज। ये बात हमने उस सवाल में इसलिए नहीं की, वो सिनेरियो बेस्ड था, उसमें थ्योरी नहीं लिखनी थी, उसमें डब्बा फिल करना था। लेकिन थ्योरी के सवालों में लिख के आए कि नॉर्मल लिमिट 180 दिन है, लेकिन सेलर तुम्हारी रिक्वेस्ट के ऊपर 180 दिन 360 भी बन सकते हैं। डन, चलें जाए नमाज पढ़ के 1:50 पे आ जाए। बता दिया मैंने, ये चीजें हैं। वो एक तरफ बच्चे कहते हैं ये एडजस्टमेंट करवाएं, ये हमने हाथ डाला था नहीं हुआ, जब करवाने पे आए तो नहीं छोड़ दें, तो क्या करें इसका कोई हल? तो छोड़ दो, रिलैक्स करो, जाओ घर जाके ले लेना, जब कभी टाइम हो ये सवाल ले लेना। कम से कम पहले 5 मिनट की डिस्कशन अटेंड कर लेना। बाकी कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू में बता दूं। ओके डियर, चलें जाएं। ये किसी और दिन आने तो किसी और दिन आ जाए फिर दोबारा, बस ठीक है आज ही। ओके चलो जाओ, अल्लाह हाफ़िज़।